की शुरुआत होती है दिल्ली शहर से। इसी दिल्ली शहर के एक हाई क्लास और रईस एरिया में स्थित एक बड़ा सा और आलीशान बंगला, जो दिल्ली शहर का सबसे कीमती और महंगा बंगला है और भारत के महंगे बंगलों में से एक है, जिसका नाम है राणावत मैंशन। इसी बंगले में रहने वाले राणावत परिवार के बड़े बेटे मिस्टर प्रख्यात दिलवाले तो है, लेकिन सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए, बाकियों के लिए तो जनाब आग का गोला है। वहीं राणावत मैंशन शाम के 7 बजे बंगले के पूजा रूम में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। एक महिला जिसकी उम्र यही कोई 50 वर्ष के आसपास थी, अपनी निगाहों में सच्ची श्रद्धा भाव लिए देवी माँ की पूजा अर्चना कर रही थी। उनके बगल में उनकी देवरानी भी हाथ जोड़कर खड़ी थी, जिनकी उम्र यही कोई 45 साल के आसपास थी। आरती हो जाने के बाद जेठानी देवी माँ के आगे झुकी और फिर अपनी देवरानी को आरती देते हुए प्यार से बोली, रवीना, आपके जेठ जी और हमारे देवर जी कहाँ रह गए? उन्हें शाम की आरती में शामिल होना चाहिए था ना। रवीना आरती लेते हुए बोली, दीदी, हम उन दोनों को बुलाकर आए थे, लेकिन शायद वो प्रख्यात से बिजनेस संबंधी कुछ जरूरी डिस्कशन कर रहे हैं। अपनी देवरानी रवीना की बात सुनकर उसकी जेठानी बोली, तो हमारे छोटे शहजादे कहाँ है? उन्हें ही बुला देती। रवीना गहरी सांस लेते हुए, आपके लाडले अभिमन्यु साहब अभी जिम गए हुए हैं। दोनों देवरानी जेठानी देवी माँ से प्रार्थना कर रही थी। तभी बंगले के लॉन में एक मर्सिडीज तेजी से आकर रुकी। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और एक हैंडसम और डैशिंग लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 25 वर्ष की थी, गाड़ी से बाहर निकल आया और चाबी को घुमाते हुए बड़ी स्टाइल से सीटी बजाते हुए बंगले के अंदर प्रवेश करने लगा। उसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, आंखों पर काले चश्मे और एक प्यारी सी मुस्कान लिए वो बंगले के हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बोला, अभी अभी बंगले में पूजा हुई है, ये सुकून देने वाली महक, वाह। उसने इतना ही कहा था कि तभी रवीना जी वहाँ पर आई और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, जी बेटा जी, आप तो जिम गए थे, फिर ऐसे कपड़े पहनकर कैसे लौट रहे हो? उस लड़के ने अपना चश्मा उतारा और रवीना जी के गाल पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, हमारी जासूस माँ, चिंता मत कीजिए, आपकी मर्जी की लड़की से ही शादी करेंगे और डोंट वरी, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपके लाडले बेटे और हमारे खड़ूस भाई साहब की कृपा से हमने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। रवीना जी मुंह बनाते हुए बोली, बनाना भी मत अभिमन्यु, राणावत परिवार के दोनों बेटों के लिए घर के बड़े ही बेस्ट जीवन साथी लाएंगे और हमारे प्रख्यात के लिए तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सौम्य कन्या बनी होगी, जो उनकी जिंदगी में खुशियां ला देंगी। अपनी माँ की बात सुनकर अभिमन्यु ने मुंह बनाया और अपने मन में बोला, भगवान, अगर आप आज हमारी विश पूरी करने के मूड में हैं, तो प्लीज ऐसा चमत्कार करो कि भाई अपने हिसाब से ही शादी करे, यानी कि भाई ही इस खानदान की पहली लव मैरिज करे, ताकि उनके बाद हमारे रास्ते भी खुल जाए। इतना कहकर वो मंद ही मंद मुस्कुराने लगा। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज आई, आप आ गए बेटा। ये आवाज सुनकर अभिमन्यु की मुस्कान गहरी हो गई और उसने अपनी दाई तरफ देखा तो वहाँ पर बनारसी लाल रंग की हैंडवर्क की हुई साड़ी पहन शिप्रा जी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उन्हें देखते ही अभिमन्यु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत शिप्रा जी के पास आया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोला, बड़ी माँ, हम आ गए और बहुत जल्द आपके बड़े बेटे भी आने वाले हैं। अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनकर रवीना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी और इंतजार कर रही थी प्रख्यात के वापस आने का और उससे मिलने का। राणावत खानदान का गुरूर और गर्व है। खानदान का बड़ा बेटा है, राणावत परिवार का चिराग है, प्रख्यात राणावत है वो। रवीना जी अपने सगे बेटे से ज्यादा तो अपनी बड़ी बहन और अपनी जेठानी के बेटे से प्यार करती है और प्रख्यात भी अपनी चाची या मासी कह लो, उनसे बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि वो अपने परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ भी कर सकता है। रवीना जी मन ही मन खुश हो रही थी और अपने प्रख्यात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी उनके कानों में एक भारी आवाज आई, लगता है बड़े साहबजादे के आने की खबर इन सबको मिल गई है। इतना कहकर राणावत खानदान के मुखिया श्री गजेंद्र सिंह राणावत, प्रख्यात के पिताजी, अपने छोटे भाई श्री मान सिंह राणावत के साथ हॉल में आए। उनके आते ही अभिमन्यु ने अपने बड़े पापा और अपने पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहा, भाई कल सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभिमन्यु की बात सुनकर गजेंद्र जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, इसका मतलब अब से आपकी आजादी खत्म और कंपनी में काम शुरू। ये सुनकर अभिमन्यु का मुंह उतर गया और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद उन सभी ने मिलकर डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। रवीना जी अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान में चमकते चांद को देख रही थी। तभी मानसिंह जी उनके पास आए और उन्हें पीछे से अपनी बाहों में भरकर उनके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखते हुए बोले, आपके चांद कल आपके पास होंगे। रवीना जी मुस्कुराती हुई बोली, और जल्दी ही चांद की चांदनी भी आने वाली है। मानसिंह जी बोले, ये तो सच कहा आपने, हमें भी काव्या बहुत अच्छी लगती है हमारे प्रख्यात के लिए, काफी समझदार और मैच्योर कन्या है और सबसे बड़ी बात कि हमारे और भाई साहब के मित्र की बेटी है, तो कोई टेंशन ही नहीं, अब बस जल्दी से इन दोनों की सगाई हो जाए। ये सुनकर रवीना जी बोली, मान जी, न जाने क्यों लेकिन हमारा दिल नहीं मानता कि काव्या ही हमारे प्रख्यात के लिए बनी है। हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई कन्या है और इस परिवार को अच्छे से संभाल भी सकती है, लेकिन काव्या प्रख्यात के लिए नहीं बनी है। और वैसे भी
प्रख्यात भी उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करते। उनके तो सामने भी कभी नहीं देखा हमारे बेटे ने। आप जानते हैं ना कि हमारा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। तो बस याद रखना कि हमारे प्रख्यात की जिंदगी की रोशनी तो कोई और ही है, जो सबसे अलग होगी, जो करोड़ों में एक होगी, जो हमारे बेटे के दिल की रानी होगी। मान सिंह जी गहरी सांस लेते हुए बोले, पता नहीं वो कौन है और कहाँ है। रवीना जी कहीं ना कहीं तो होगी और सच्चे दिल से इंतजार कर रही होगी अपने सैया जी का। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के करीब होकर आसपास के वातावरण को महसूस कर रहे थे और आने वाले समय के बारे में सोच रहे थे। इधर अगले दिन मनाली, हिमाचल प्रदेश में सुबह के 5 बज रहे थे। अभी तक सूरज अच्छे से आसमान में खिला नहीं था, जिस वजह से अंधेरा अभी भी कायम था, लेकिन हल्की रोशनी के साथ। वही एक घर के छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जिसमें ज्यादा सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन बस एक बिस्तर बिछा हुआ था और दीवार पर एक प्यारी सी तस्वीर लगी थी। बिस्तर पर एक खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई थी। तभी उसके मोबाइल में अलार्म बजने लगा, जिसकी आवाज से उसकी हिरनी जैसी आंखें तुरंत खुल गई। वो जमीन पर लगे बिस्तर से उठ गई और अपने लंबे घने और भूरे रंग के बालों का जोड़ा बनाते हुए रूम से बाहर निकलकर छत के किनारे खड़ी हो गई एक और बुरे दिन की शुरुआत मेरे लिए। मुस्कुराते हुए अचानक ही उसकी आंखें भर आई और बोली, मम्मी पापा आप तो छोड़कर चले गए, कम से कम मुझे भी अपने साथ ले जाते तो ऐसी नर्क की जिंदगी नहीं देखनी पड़ती। खैर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं बस अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन मैं भी आप दोनों के पास आ जाऊंगी। उसने अपने दर्द को सहन किया और जल्दी से अपना मोबाइल अपने बैग में डालकर नीचे हॉल में आ गई। पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। हॉल और बाहर लॉन की सफाई होने के बाद वो एक कमरे के अंदर आ गई, जो कि काफी सुंदर था, और वहाँ एक बेड भी था जिस पर एक लड़की पसर कर लेटी हुई थी। उस लड़की का नाम सौम्या था, जो कि हमारी इस लड़की की चाची की बेटी है। फिर उस लड़की ने सौम्या को देखा और अपना काम करने लगी, जिसकी आवाज से सौम्या की आंख खुली और वो गुस्से से बोली, श्रीनिका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की। सौम्या की आवाज सुनकर श्रीनिका ने मुड़कर देखा तो बेड पर सौम्या बैठी हुई गुस्से से उसे ही देख रही थी। सौम्या को देखकर श्रीनिका मीठी आवाज में बोली, माफ करना दीदी, चाची जी ने ही कहा था कि सुबह 6 बजे तक घर की सारी सफाई हो जानी चाहिए। सौम्या गुस्से से बोली, तो पहले चाची जी के कमरे में जाओ ना, यहाँ क्यों आई हो? खुद तो बढ़िया नींद लेकर आई है और अब मेरी नींद खराब कर रही है। पता नहीं कब तुम्हें इस घर से निकाला जाएगा। अब जल्दी से एक लड़का ढूंढना ही होगा तुम्हारे लिए। एक नंबर की बोझ हो तुम। ये सब सुनकर श्रीनिका उदास हो गई। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। श्री अपना काम कर रही थी, तभी उसके कानों में एक महिला की गुस्सैल आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो चाची जी गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, लड़की तूने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया? तुझे पता है ना तेरे चाचा जी को स्टेशन जाना है। चाची जी को देखकर श्री ने अपनी नजरें झुका ली और डरते हुए बोली, वो मैं मासिक धर्म से गुजर रही हूँ। ये देखकर श्री की चाची यानी कि सोनल को बड़ा गुस्सा आया और वो बोली, अरे वाह लड़की, तुझे तो 3 दिन का मौका मिल गया आराम करने का और अपनी पढ़ाई करने का। अब 3 दिन तक मजे करेगी और सारी मेहनत मैं और मेरी नाजुक बेटी करेगी। कामचोर लड़की, जब देखो तब मासिक धर्म का बहाना बनाती है। आज तो तुझे एक्स्ट्रा काम करना होगा और हाँ, तेरे लिए एक बढ़िया काम ढूंढा है जिससे तू घर से बाहर भी रहेगी और हमें पैसे भी लाकर देगी। श्री सवालिया नजरों से अपनी चाची जी को देखने लगी तो वो बोली, हमारा मनाली शहर पूरे भारत में कितना फेमस है ये तो हम सब जानते ही है। अभी एक नया 7 स्टार आलीशान होटल खुला है जिसमें बहुत सारे वेटर और वेट्रेस की जरूरत है, तो मैंने तेरा नाम वहाँ दे दिया है। तू वहाँ जाकर काम कर, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों को बहुत जरूरत है। ज्यादा कुछ नहीं, बस वेट्रेस का काम करना है, शाम तक घर लौट आना है, ठीक है? चल अब बाजार से मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आ। सोनल वहाँ से चली गई और श्री टेंशन में आ गई और बोली, भोले बाबा, मैं सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत खतरे में नहीं डाल सकती और एक होटल में काम नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। न जाने वहाँ किस तरह के लोग होंगे, कैसी कैसी उनकी नजरें होंगी, मेरा क्या होगा। इधर दिल्ली शहर के एक बड़े से मैदान में 4-5 गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई थी। उनके पास कई गार्ड्स सिर झुकाकर खड़े हुए थे और सबसे आगे वाली मर्सिडीज के पास अभिमन्यु खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके बगल में मिस्टर श्लोक मेहता खड़े थे, जो कि राणावत परिवार के फैमिली फ्रेंड है और इनके दिल की तमन्ना है कि इनकी इकलौती बेटी काव्या की शादी राणावत परिवार के बड़े बेटे के साथ हो। श्लोक मेहता के पास एक लड़की भी खड़ी थी, जिसके चेहरे की लालिमा बढ़ी हुई थी। बेताबी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो एकटक आसमान को देखे जा रही थी। तभी हेलीकॉप्टर में से एक बेहद आकर्षक और शानदार व्यक्तित्व वाला धनी पुरुष बड़ी स्टाइल, एटीट्यूड और शान से बाहर निकला। उफ, उस बंदे का क्या ही कहना, इतना हॉट और हैंडसम लग रहा था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। उसने ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था विद ब्लैक जीन्स, चेहरे पर काला चश्मा और शेप में दाढ़ी, वो भी काली और घनी। लंबाई तो जनाब की 6 फुट 4 इंच है, यानी कि बहुत लंबे चौड़े दबंग मर्द है। चेहरे पर एक अलग ही चमक और राजपूती शान नजर आ रही थी। गुरूर और रौब की कोई सीमा नहीं थी। हेलीकॉप्टर से बाहर आते ही उन्होंने अपनी कलाई को बेहद आकर्षक तरीके से मोड़ दिया। वो गुरूर और रौब से भरपूर मर्द अपनी शान और शौकत से आगे बढ़ता जा रहा था और उसे देखकर अभिमन्यु की खुशी बढ़ती जा रही थी। और उसके बगल में खड़े मिस्टर मेहता अपनी बेटी के चेहरे के नूर को देखकर गर्व और गुरूर से बोले, आ ही गए मिस्टर प्रख्यात राणावत।
क्या प्रख्यात कभी शादी करेगा काव्या से, या उसकी जिंदगी जुड़ी है किसी और के साथ? आखिर क्यों रवीना जी काव्या को लेकर शंकित है? आखिर श्रीनिका को कब तक सहने पड़ेंगे उस घर के सितम? क्या सच में उसे करनी पड़ेगी होटल में नौकरी? क्या श्रीनिका और प्रख्यात का होगा आमना सामना? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 2। अपने बड़े भाई के पास आते ही अभिमन्यु ने सबसे पहले झुककर उसके पैर छुए तो उस जुनूनी इंसान ने अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखा और अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, यशस्वी भव। अभिमन्यु एक्साइटेड हुआ जा रहा था और अपने बड़े भाई के गले लगने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसकी परमिशन के बिना कैसे? अपने छोटे भाई की हरकतें देखकर प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपनी बाहें फैलाकर दमदार आवाज में बोला, आ जाइए। ये सुनकर अभिमन्यु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो तुरंत अपने बड़े भाई के गले लग गया और बोला, प्रख्यात भाई, आई मिस यू सो मच। प्रख्यात उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, लेकिन हम तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही गए थे। अभिमन्यु उसकी बाहों से अलग होकर खुशी से बोला, तो क्या हुआ, 1 हफ्ते की दूरी भी हमें बर्दाश्त नहीं होती आपसे? प्रख्यात उसे अपनी कुटिल निगाहों से ऊपर से नीचे तक घूरते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोला, आर यू ट्राइंग टू बटरिंग सो दैट हम आपको कंपनी से दूर रखें? देन दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि हम तो आपको आज से ही कंपनी में ले जा रहे हैं। अपने बड़े भाई की बात सुनकर अभिमन्यु झेप गया और बालों में हाथ फेरते हुए हंसते हुए बोला, सॉरी प्रख्यात, दांत मत दिखाइए हमें। अभिमन्यु ने अपना मुंह बंद कर दिया और तभी मिस्टर मेहता आगे आए और खुशी से बोले, वेलकम बैक प्रख्यात बेटा। ये सुनकर प्रख्यात ने उनकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान लिए उनसे हाथ मिलाते हुए अपनी दमदार आवाज में मगर आदर से बोला, थैंक यू अंकल। काव्या निगाहों में प्रेम और स्नेह लिए प्रख्यात के हैंडसम और डैशिंग चेहरे को देखे जा रही थी, लेकिन मजाल है जो जनाब ने एक बार भी उस लड़की के सामने भी देखा हो, उसे मतलब नहीं है हर किसी से। अभिमन्यु गाड़ी की तरफ देखते हुए आदर से बोला, आइए भैया, घर पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। घर का जिक्र होते ही प्रख्यात के हैंडसम और गुरूर से भरपूर चेहरे पर एक सुकून छाने लगा और वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। अभिमन्यु भी उसके पास बैठ गया और मिस्टर मेहता अपनी बेटी के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ गए और वे सब राणावत मेंशन के लिए निकल गए, जहां प्रख्यात का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। काव्या उदासी से बैठी हुई थी, तभी मिस्टर मेहता ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, तुम क्यों ऐसे उदास बैठी हो? काव्या बोली, बस सोच रही हूँ कि जो इंसान कभी मेरे सामने तक नहीं देखता, उस इंसान के साथ अगर मेरी शादी होगी तो फिर हम दोनों कैसे रिश्ता निभाएंगे? मेहता बोले, बेटा तुम खुद जानती हो कि प्रख्यात जैसा समझदार, इंटेलिजेंट, मैच्योर और होशियार इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। पूरा राणावत परिवार तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाना चाहता है और वैसे भी तुम्हें भी तो प्रख्यात पसंद है। प्रख्यात आजकल के जमाने के लड़कों जैसा नहीं है जो खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करे। तुम बस इतना ध्यान रखो कि वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा और तुम्हें उसकी पत्नी बनना है, उसके पूरे परिवार को खुश रखना है, तो वो अपने आप खुश हो जाएगा। अपने पापा की बात सुनकर काव्या खुश हो गई और प्रख्यात के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के खूबसूरत सपने देखने लगी। वहीं आगे वाली मर्सरीज में प्रख्यात अपना फोन चला रहा था और अभिमन्यु उसे देखे जा रहा था। तभी प्रख्यात ने अपने मोबाइल स्क्रीन को बंद किया और उसे अपनी कुटिल निगाहों से घूरने लगा तो वो झेप गया और इधर उधर देखते हुए बोला, हम तो बस देख रहे थे कि आपने फोन चेंज कर दिया है। लगता है किसी की शामत आई होगी और आपका मोबाइल आपके गुस्से का शिकार हुआ होगा, तभी तो नया मोबाइल आया है। प्रख्यात अपने मोबाइल को बड़ी स्टाइल से घुमाते हुए अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, कई बार मोबाइल्स के साथ साथ इंसानों का भी शिकार करना अच्छा लगता है। अगर आप चाहे तो आपके ऊपर ट्राई कर सकते हैं हम। कुछ देर बाद वो सब लोग राणावत मेंशन पहुंच गए, जहां पर परिवार वाले उनका इंतजार कर रहे थे। मेंशन के लॉन में आकर चारों गाड़ियां रुक गई। श्लोक मेहता अपनी बेटी के साथ गाड़ी से बाहर निकला और मिस्टर गजेंद्र सिंह राणावत और मान सिंह राणावत के पास जाकर खड़ा हो गया। वहीं रवीना जी और शिप्रा जी आंखों में खुशी और प्यार लिए खड़ी थी, अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। प्रख्यात ने सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और फिर अपने पापा और चाचा जी का आशीर्वाद लिया। प्रख्यात को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहाँ पर प्रख्यात सिंह राणावत की तो अच्छे से मान मुनहार और खातिरदारी चल रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनाली में एक मासूम सी लड़की जिसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने, लेकिन उतनी ही तकलीफ उसकी जिंदगी में है। आज उसका मासिक धर्म चल रहा था। पहला दिन था, लेकिन माता पिता ना होने की वजह से उसके दर्द को कोई नहीं समझ सकता था। वो अभी भी पूरी मेहनत से काम कर रही थी। किसे क्या पता कि जिस घर में उसके चाचा चाची मलिकाना हक रखते हैं, उस घर की असली मालकिन भी श्रीनिका शुक्ला ही है। ये बात श्रीनिका को पता है, लेकिन उसे कोई मोह नहीं इस धन दौलत का या फिर इस दुनिया का। वो बस अपनी जिंदगी को काट रही है, क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा भी हो सकता है। श्रीनिका ने अपने परिवार वालों के लिए जल्दी से मनाली के फेमस समोसे खरीदे और कुछ घर का जरूरी सामान खरीद लिया। वो मनाली की खूबसूरती गलियों में आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूर एक गाड़ी में बैठा इंसान अपनी तलब भरी निगाहों से लगातार उसे घूरे जा रहा है। उसे देखकर दीवाना हुए जा रहा है। श्रीनिका तो आगे बढ़ती जा रही थी और वो आदमी गाड़ी में बैठा हुआ उसे देख रहा था। उसने अपने मुंह से सिगरेट निकाली और धुआं छोड़ते हुए नशे से बोला, ये लड़की मुझे चाहिए। पिछले कई दिनों से इस पर नजर है मेरी। अब मुझे इससे शादी करनी है, इससे पहले कि कोई और इस तितली को उड़ा ले जाए।
उस आदमी की बात सुनकर उसके बगल में बैठा उसका साथी बोला, भैया जी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, हम आज ही इस लड़की के घर जाते हैं इसका रिश्ता लेकर। अपने साथी की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जिसका नाम था विराज ठाकुर, जो कि मनाली शहर का एमएलए है और उसके पापा बहुत बड़े राजनेता है। इसी का फायदा वो उठाता है और राजनीति की आड़ में क्राइम करता है। अब इस क्रिमिनल की नजर मासूम सी श्रीनिका पर पड़ी है। श्रीनिका अपना काम करके जल्दी से घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसकी चाची जी यानी कि सोनल उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोली, कहाँ अटक गई थी इतनी देर तक? तुझे तो बस मौका चाहिए घर से बाहर जाने का और फिर मजे करने का। तुझे पता है अभी तक नाश्ता भी नहीं बना है। तेरे चाचा जी कब से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें स्टेशन जाना है, नौकरी संभालनी पड़ती है। तेरी तरह घर पर सब लोग मजे नहीं करते। चाची जी की बात सुनकर श्रीनिका ने अपने गुस्से को दबा लिया और नजरें झुकाकर बोली, माफ कीजिएगा चाची जी, आने में थोड़ी देर हो गई, लीजिए नाश्ता एकदम गर्म है। इधर शाम के 5 बजे के आसपास श्रीनिका अपने घर के बगीचे में फूलों को पानी पिला रही थी। तभी उनके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से मनाली के एमएलए विराज ठाकुर बाहर निकल आया और उसके साथ उनके पिताजी अधिराज ठाकुर भी आए। दोनों बाप बेटे और उनके 2 गार्ड्स घर के अंदर आने लगे। अधिराज उस घर को देखकर बोला, बेटा जी ये सब क्या है? हम किन गरीबों के घर आए हैं? कोई अच्छी लड़की नहीं ढूंढ सकते थे अपने लिए? विराज अंदर आते हुए सिगरेट के कश लेते हुए बोला, पापा जी एक बार लड़की को देख तो लीजिए, उसके बाद ही कुछ कहिएगा। वो दोनों बाप बेटे आगे बढ़ने लगे। तभी विराज की नजर गार्डन में फूलों को पानी देते हुए बेहिसाब खूबसूरती की रानी पर पड़ी। वो तो वहीं ढेर हो गया। उसके हाथ से सिगरेट छूट गई और आंखों में नशा छाने लगा। अपने बेटे की नजरों का पीछा करते हुए अधिराज ने भी उस लड़की की तरफ देखा तो वो समझ गया कि उसके बेटे को क्यों वो लड़की पसंद आई। कुछ देर बाद सब लोग हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। विनोद और सोनल की हवा टाइट हो रखी थी। वो दोनों डरे हुए थे अपने सामने एमएलए और इतने बड़े मंत्री को देखकर। न जाने उनसे क्या गलती हुई होगी जो इतने बड़े बड़े राजनेता उनके घर पर आए हैं। वहीं सौम्या अपने रूम के दरवाजे के पास छुपकर खड़ी होकर एकटक विराज को देखे जा रही थी। किसी को पता नहीं था, लेकिन सौम्या को हमेशा से विराज पसंद था और जब से वो एमएलए बना है तब से वो उसके प्यार में पागल हो गई है। उससे शादी करना चाहती है, लेकिन विराज ने एक बार भी सौम्या के सामने देखा नहीं और आज तो वो उसके घर आया है, ये सोचकर ही वो खुश हो रही थी। लेकिन विराज की नजरें तो श्रीनिका को ढूंढ रही थी। विराज के पिताजी अधिराज जी बोले, देखिए ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको क्लियर शब्दों में कह देता हूँ कि हमें आपकी बेटी अपने बेटे के लिए चाहिए। ये सुनकर सौम्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही विनोद और सोनल भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी विराज बीच में ही बोला, आपकी बेटी नहीं, आपके बड़े भाई की बेटी चाहिए हमें, यानी कि श्रीनिका शुक्ला, उससे शादी करनी है मुझे। ना नुकार सुनने की हमें आदत नहीं है। चुपचाप अपनी लड़की को हमें सौंप दीजिए, शादी हम अपने हिसाब से कर लेंगे। ये सुनकर वो सब लोग डर गए। वही सौम्या का तो दिल टूट गया और उसे श्रीनिका पर गुस्सा आने लगा। वही स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी श्रीनिका का दिल जोर के शोर से धड़कने लगा। उसे बहुत डर लगने लगा। वो जानती है कि विराज किस किस्म का इंसान है और वो ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब वो क्या कर सकती है? उसकी किस्मत तो उसके हाथ में भी नहीं है। उसके चाचा चाची उसके लिए जो फैसला लेंगे वही फाइनल होगा। विनोद और सोनल की चुप्पी देखकर विराज को गुस्सा आया और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, ज्यादा इज्जत दे रहे हैं तो रास नहीं आ रही है क्या? चुपचाप हाँ कह दो, वरना लड़की को उठाकर ले जाएंगे हम। ये सब देखकर श्रीनिका की हालत खराब हो रही थी। अब तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से अंधकार में जाने वाली है। विनोद और सोनल ने भी डर के मारे हाँ कह दिया और विनोद बोला, जी हमारी श्रीनिका आज से आपकी हुई। विराज के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वही राणावत मेंशन के 2nd फ्लोर के एक बड़े से और आलीशान कमरे में बनी एक बड़ी सी बालकनी में टेरेस गार्डन बना हुआ है, जहां पर टेबल चेयर्स लगे हुए थे। उन्हीं में से एक चेयर पर प्रख्यात सिंह राणावत किसी राजा की तरह चेयर पर बैठा हुआ था और एक जरूरी फाइल रीड कर रहा था। तभी आसपास अजीब सा एहसास होने लगा। मौसम भी बिगड़ने लगा। तेज तेज हवाएं चलने लगी और प्रख्यात का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और आसमान को देखते हुए शिद्दत से बोला, कुछ छूट रहा है। कोई हमारा जो सिर्फ हमारा है हमसे दूर जा रहा है। आखिर अचानक से प्रख्यात को इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी? क्या इसका कनेक्शन श्रीनिका से जुड़ा है? आखिर श्रीनिका को अपने ही घर में इतने दर्द क्यों झेलने पड़ते हैं? वही इस बार उसकी चाची गुस्से में कौन सा कदम उठाएंगी? और क्या श्रीनिका की सच में हो जाएगी एमएलए से शादी, या आएगा इस कहानी में कोई नया ट्विस्ट? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 3। प्रख्यात तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और न जाने क्यों उसे भयंकर गुस्सा आने लगा। वो आसमान को देखते हुए गुस्से से बोला, ये कैसी बेचैनी है? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक से अपनी जुनूनी निगाहों को खोला और आसमान को देखते हुए बेहद आकर्षक तरीके से और जुनून से अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, जो हमारा है वो सिर्फ हमारा ही है, उसे हमारे पास ही आना है, आराम से आना है, वरना प्रख्यात राणावत छीनना भी जानता है। ये कहते हुए प्रख्यात इतना जुनूनी और दीवाना दिख रहा था कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका दिल उससे कोसों दूर मनाली में बैठी श्रीनिका के लिए धड़क रहा था। उसके लिए बेचैनी हो रही थी। इधर मनाली में विराज अपनी तलब भरी निगाहों से श्रीनिका को ढूंढने लगा और बोला,
कल मुझे जरूरी काम है, इसलिए परसों मैं आऊंगा और श्रीनिका से शादी करूंगा। इतना कहकर वो दोनों बाप बेटे वहां से चले गए। श्रीनिका स्टोर रूम के कोने में सिकुड़ कर खड़ी रोने लगी। वहीं सौम्या भी रोए जा रही थी और सोनल जी के साथ मिलकर श्रीनिका को कोसे जा रही थी। विनोद एक तरफ बैठा हुआ था। तभी श्रीनिका वहां पर आई। उसने अपने आंसू पोंछ दिए और नजरें झुकाकर अपनी बेहद मीठी और मनमोहक आवाज में बोली, चाची जी, अगर सौम्या उससे प्यार करती है तो आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए। मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आना चाहती, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सोनल ने गुस्से से बोला, लेकिन करे कैसे? उस एमएलए को तो तू पसंद आई है। पता नहीं उसने तुझे कहां से देख लिया और इतना पागल हो चुका है कि परसों ही शादी करने आने वाला है। तू ज्यादा खुश मत हो कि एक एमएलए के घर जाएगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तेरे लिए तो कोई आम इंसान ही ढूंढा जाएगा। बस तू देखती जा। अब जाकर कल की तैयारी कर। कल ही तुझे इस 7 स्टार होटल पर काम पर जाना है और कल से तेरी किस्मत बदल जाएगी। श्रीनिका ने हाँ कहा और वहां से चली गई। सोनल ने भले ही अनजाने में और गुस्से में कहा था, लेकिन सच में कल से श्रीनिका की किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। महादेव की कृपा जो होने वाली है। सोनल ने सौम्या के आंसू साफ किए और प्यार से बोली, तू चिंता मत कर, उस एमएलए के साथ तेरी ही शादी होगी। इस श्रीनिका को तो कल हम कैसे फंसाते हैं, तू देखती जा। सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपनी मां के गले लग गई। रात के 8 बजे दिल्ली में प्रख्यात ने डैशिंग सी ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। शर्ट के ऊपरी 3 बटन खुले हुए थे, जिसमें से उसका आकर्षक सीना दिख रहा था, जिस पर काले बाल उगे हुए थे। शर्ट की स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड की हुई थी। चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था और सीरियस होकर वो एक फाइल रीड करते हुए रूम में इधर उधर टहल रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा विहान का कॉल आ रहा है। प्रख्यात ने अपने कान में लगे ब्लूटूथ पर क्लिक किया और अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, विहान ने कहा, सर कल हमें मनाली जाना होगा। एक अर्जेंट मीटिंग जो दिल्ली में होने वाली थी वो अब क्लाइंट ने मनाली में ऑर्गेनाइज की है। सुना है उसकी नई होटल वही बनी है, तो उसने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप उसके साथ मनाली में वो मीटिंग करें। मनाली का नाम सुनते ही प्रख्यात का दिल फिर से जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने मोबाइल को कसकर पकड़ लिया और अपनी दमदार आवाज में बोला, 1 हफ्ते बाद हम घर लौटे हैं और अब फिर से शहर से बाहर जाने का मूड नहीं है। क्लाइंट से कह दो हम नहीं आ रहे। इतना कहकर प्रख्यात ने कॉल कट कर दिया और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और आसमान में चमकते चांद को खामोशी से देखता रहा। उसका दिल धक धक कर रहा था। बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। चैन मिल ही नहीं रहा था और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार दिमाग में मनाली क्यों घूम रहा है। अंत में परेशान होकर उसने विहान को कॉल किया और बेरुखी से बोला, कह दो उनसे हम मनाली जाने के लिए तैयार हैं। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अब उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे और दिल मनाली की ओर आकर्षित हो रहा था, जैसे वहां पर कोई है जो सिर्फ उसका है। प्रख्यात अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसके रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया। रूम में आकर उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके माता पिता खड़े थे। अपने माता पिता को देखकर वो आदर से बोला, आइए माँ, पापा। गजेंद्र सिंह जी और शिप्रा जी रूम के अंदर आ गए और अपने बेटे के सुव्यवस्थित कमरे को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिप्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, इतने सालों से देख रहे हैं लेकिन आपका कमरा कभी भी अव्यवस्थित नहीं रहा। हमेशा सब चीजें अपनी जगह पर सलीके से रखी होती है। गजेंद्र सिंह बोले, अरे तभी तो हमारा बेटा मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। कोई कमी नजर आएगी ही नहीं, क्योंकि कोई कमी है ही नहीं। अपने माता पिता की बात सुनकर प्रख्यात के चेहरे पर हल्की सी और छोटी सी मुस्कान आ गई, जो बेहद आकर्षक और शानदार लग रही थी। गजेंद्र जी ने प्रख्यात के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोले, बेटा आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। प्रख्यात अपनी दमदार आवाज में आदर से बोला, जी कहिए। गजेंद्र जी, चलिए हम तीनों बाहर बालकनी में बैठकर आराम से बात करते हैं। प्रख्यात, जी आइए। वो तीनों बालकनी में आ गए। प्रख्यात बड़े आदर से पहले अपनी माँ के लिए चेयर निकालता है और उन्हें बिठाता है। उसके बाद अपने पिताजी के लिए भी। अपने माता पिता के बैठ जाने के बाद वो भी उनके सामने चेयर पर बैठ जाता है। अपने संस्कारी और सुशील बेटे को देखकर गजेंद्र जी और शिप्रा जी के गर्व की सीमा नहीं रही। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें फक्र महसूस हो रहा था अपनी परवरिश पर कि उनका बेटा भले कितना ही सख्त, कठोर और गुस्सैल और उग्र क्यों ना हो, लेकिन वो अपने माता पिता की हर आज्ञा को अपना कर्तव्य मानता है और ज्यादातर तो अपने माता पिता से नजरें भी नहीं मिलाता। इतनी इज्जत करता है वो अपने माता पिता की और चाचा चाची की भी। लेकिन जब जनाब गुस्सा होते हैं तो खुद को कंट्रोल करने के लिए इन्हें अकेले में रूम में जाना पड़ता है, कुछ तोड़फोड़ करनी पड़ती है और उस दौरान कोई भी उनके पास नहीं जाता, क्योंकि उन्हें यानी कि प्रख्यात को पसंद नहीं। वो खुद ही खुद को शांत करके अपने सामान्य रूप में लौट आता है। अपने आज्ञाकारी और उतने ही ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी बेटे के हैंडसम चेहरे को देखकर गजेंद्र जी बोले, बेटा हमें आपने कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। हमारे कहने से पहले ही आप हमारे दिल की बात सुन लेते हो। सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल कर लेते हो कि आपसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। आपने अपने बेटे होने का फर्ज हमारे माता पिता होने से भी ज्यादा निभाया है और इस बात का हमें गुरूर है। अपने पिताजी की बात सुनकर प्रख्यात टेबल पर रखे न्यूज़पेपर को फोल्ड करते हुए अपनी आकर्षक और भारी मर्दाना आवाज में बोला, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों के लिए और इस परिवार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रख्यात की ये बात सुनकर शिप्रा जी और गजेंद्र जी खुशी से एक दूसरे के सामने देखने लगे। गजेंद्र जी ने गहरी सांस ली और प्रख्यात के हाथ पर हाथ रखकर प्यार से बोले, बेटा आप जानते हैं ज्यादा बातें घुमाना हमें आती नहीं और ना ही आपको आता है।
प्रख्यात अपनी मर्दाना आवाज में बोला, आप खुलकर कह सकते हैं आपको जो भी कहना है। गजेंद्र जी ने शिप्रा की तरफ देखा और बोले, बेटा हम दोनों और आपके चाचा चाची भी यही चाहते हैं कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और असहज महसूस करने लगा। वो इधर उधर देखने लगा अपनी काली गहरी और तेज नजरों से। उसके माता पिता उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। तभी वो बोला, अचानक से ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? शिप्रा जी बोली, अचानक से कुछ भी नहीं आया। हम सब काफी वक्त से आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं और अब आपकी उम्र शादी के लिए उचित है। आप 26 वर्ष के हो चुके हैं। कुछ वक्त बाद आप 27 साल के हो जाएंगे। हमारे दिल की तमन्ना है कि आपकी शादी हो जाए और राणावत खानदान को उनकी बड़ी बहू मिल जाए। प्रख्यात असहज महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसने अभी तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन एक ना एक दिन तो करनी ही थी। गजेंद्र जी बोले, आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, आप आराम से सोचिए, क्योंकि लड़की वाले तैयार है। ये सुनकर प्रख्यात ने हैरानी से अपने पापा की तरफ देखा तो वे खुशी से बोले, श्लोक जी की बेटी काव्या का रिश्ता आपके लिए आया है और वो बच्ची हम सबको बड़ी प्यारी लगती है। कितनी सुलझी हुई और शांत सी है, और ऐसी जीवन साथी पाकर आपकी जिंदगी में भी खुशी आ जाएगी। प्रख्यात को तो झटकों पर झटके लग रहे थे। अब तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। तभी रवीना जी वहां पर आई, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर। उनके साथ एक सर्वेंट आई जिसने टेबल पर चाय नाश्ता सर्व किया और वहां से चली गई। रवीना जी के आते ही प्रख्यात उन्हें बेचैनी से देखने लगा, जैसे कि उसके सारे सवालों का जवाब उनके पास ही है। रवीना जी ने भी उसके सामने देखा और बड़े प्यार से अपनी पलकें झपका दी। रवीना जी नजरें झुकाकर बोली, जीजा जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम थोड़ी देर के लिए प्रख्यात से बात कर सकते हैं। गजेंद्र जी बोले, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपके भी बेटे हैं। आप दोनों बात कीजिए, हम दोनों चलते हैं और जो फैसला हमारे बेटे लेंगे हमें मंजूर है। इतना कहकर शिप्रा जी और गजेंद्र जी वहां से चले गए। उनके जाते ही रवीना जी अपने बेटे के पास बैठ गई और प्यार से उसकी तरफ देखने लगी तो प्रख्यात ने उनके कंधे पर अपना सिर रख दिया और बोला, जरूरी है क्या? रवीना जी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे कि काव्या बहुत अच्छी लड़की है, कोई कमी नहीं है उनके अंदर। प्रख्यात गहरी सांस लेते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, लेकिन एक अजीब सा एहसास हो रहा है कि ये सही नहीं है। I mean, हम उस कन्या को ना ठीक से जानते हैं और ना ही हमने कभी उनका चेहरा ठीक से देखा है, लेकिन आप सबकी बात मानने के लिए तैयार है हम। रवीना जी बोली, बेटा, क्या आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है? क्या आप किसी से प्यार करते हैं? क्या आपने किसी से वादा किया है? ये सब सुनकर न जाने क्यों मगर प्रख्यात का मन कर रहा था कि वो कह दे कि हाँ वो किसी और से प्यार करता है, हाँ उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है, हाँ उसने किसी और लड़की से जिंदगी भर रिश्ता निभाने का वादा किया है, लेकिन ऐसी कोई लड़की तो है ही नहीं। फिर ये बेचैनी और तड़प कैसी हो रही है? हमारे प्रख्यात राणावत खुद समझ नहीं पा रहे थे। रवीना जी को उसकी बेचैनी दिख रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा सवाल किया था, क्योंकि अगर प्रख्यात की जिंदगी में पहले से ही कोई लड़की है तो फिर काव्या बीच में नहीं आ सकती। अपनी चाची जी की बात सुनकर प्रख्यात बेमन से बोला, हमारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। आप जानती है कि हम अरेंज मैरिज में ही यकीन करते हैं, इसलिए जैसा आप सब लोग हमारे लिए तय करेंगे हमें मंजूर है। ये सुनकर रवीना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो प्यार से बोली, ठीक है बेटा, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं है फिर तो काव्या आपके लिए एकदम परफेक्ट जीवन साथी है। तो क्या हम इस रिश्ते के लिए आपकी हाँ समझे? हाँ, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। प्रख्यात के इतना कहते ही उससे कोसों दूर मनाली में फूलों के बाग में टहलती खूबसूरती की रानी श्रीनिका का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसके सीने में अजीब सा दर्द होने लगा, आंखों में आंसू भर आए और वो अपने सीने पर हाथ रखकर बेचैनी से बोली, भोलेनाथ, ये कैसी अनजानी सी तकलीफ हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा अपना मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना तो है ही नहीं। फिर ये एहसास क्यों हो रहा है? श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़क रहा था। वो अनजाने में ही किसी को सच्ची शिद्दत से याद कर रही थी, जिस वजह से दिल्ली में बैठे प्रख्यात का दिल भी बेचैन हुए जा रहा था, जोर शोर से धड़क रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कई बड़े फैसले लिए थे, लेकिन जो फैसला उसने आज लिया था उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका दिल और दिमाग इस फैसले को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये फैसला सही नहीं है, ये गलत है। प्रख्यात ने शादी के लिए हाँ कह दी है। ये बात जानकर पूरा राणावत परिवार बहुत खुश था और ये खबर मेहता परिवार को भी दे दी गई, तो काव्या और उसके पिताजी की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। अब वे लोग जल्दी ही सगाई करना चाहते थे और इस बात के लिए तो राणावत परिवार भी मान गया। बहुत जल्द प्रख्यात और काव्या की सगाई होने वाली थी, जिसके लिए प्रख्यात राणावत बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब उसे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता और अपने बड़ों के लिए, खास करके अपनी मासी के लिए, क्योंकि उन्होंने उसे समझाया कि ये सब कुछ ठीक है। आज की रात प्रख्यात और श्रीनिका दोनों के लिए बेचैनी से भरी हुई थी। उन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों ही इस दुनिया में एक दूसरे के अस्तित्व से अनजान थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उन दोनों को हमेशा के लिए मिलवाने वाली है। उन दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांधने वाली है जिसमें वो दोनों बंधना नहीं चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें मिला ही देगी। क्या अपने घर वालों की खुशी के लिए प्रख्यात कर लेगा काव्या से शादी? आखिर प्रख्यात का इसी बीच मनाली जाना इत्तेफाक है या बन रहा है कोई संयोग? आखिर प्रख्यात और श्रीनिका का दिल एक दूसरे के लिए क्यों तड़प रहा है और क्या ये कभी मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 4।
अगले दिन सुबह 6 बजे ही प्रख्यात अपने मैनेजर विहान और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ मनाली के लिए निकल गया। वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधा 1-2 घंटे के सफर के बाद मनाली पहुंच गया। उसने जैसे ही मनाली की जमीन पर कदम रखे, उसका दिल फिर से जोरों शोरों से धड़कने लगा। बेहद खूबसूरत और हसीन एहसास उसे होने लगे। जितना दिल्ली उसे अपना नहीं लगता है, उससे कई गुना ज्यादा अपना उसे मनाली लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी यहीं पर है। उसकी खुशियां, उसका सुख, उसका चैन, सुकून, सब कुछ इसी मनाली शहर में मौजूद है। वो अपनी जुनूनी निगाहों में चमक लिए पूरे मनाली शहर की खूबसूरती को देख रहा था। यहाँ आकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। प्रख्यात के शुभ कदम मनाली में पड़ते ही मनाली शहर का मौसम भी खूबसूरत हो चुका था। काले बादल जा चुके थे, सुनहरी धूप खिल चुकी थी, जिससे कि पूरे शहर का वातावरण अत्यंत मनोरम और आनंदमय हो गया था। वातावरण के इतने खूबसूरत होने से और ठंडी ठंडी हवाएं चलने से फूलों के बाग में फूल तोड़ती श्रीनिका को बेहद खूबसूरत एहसास होने लगा। कल रात को तो वो बहुत ही दुखी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना दूर जा रहा है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो अपना अब हद से ज्यादा नजदीक आ रहा है। श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़क रहा था। उसने अपने लाल दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और अपने बेचैन दिल को देखकर बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? कौन आया है इस धरती पर? क्यों ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना है जो मेरे पास आया है? हे भोलेनाथ, ये कैसे एहसास हो रहे हैं मुझे? कुछ समझ नहीं आ रहा। श्रीनिका ने अपनी बेचैनी को दूर किया और अपना ध्यान फूल तोड़ने में लगाने लगी, क्योंकि चाची जी ने उससे कहा था कि उसे खूबसूरत खिले हुए फूल तोड़कर लाने हैं घर में पूजा अर्चना के लिए। वो खूबसूरत सी लड़की अपने लंबे बालों का जुड़ा बनाए हुए थी। लाल रंग के शिफॉन के अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। फूलों की महक भी उसके बदन से आती चंदन की महक के आगे फीकी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात इस खूबसूरत शहर को अपनी जुनूनी निगाहों से देख रहा था। आज उसका दिल इतना खुश था जितना आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। उसे आज बहुत अपनापन महसूस हो रहा था। वो एकटक उस शहर की खूबसूरती को चारों तरफ से देख रहा था। तभी क्लाइंट वहां पर आए। दोनों ने आपस में मुलाकात की। क्लाइंट के आते ही प्रख्यात का चेहरा पहले की तरह एकदम भावहीन और सख्त बन गया। आपस में बातचीत करते हुए क्लाइंट बोला, अगर आपको शहर में एक जमीन खरीदनी है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी लोकेशन बता सकता हूँ जो आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगी और आने वाले समय में उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। प्रख्यात, जमीन की लोकेशन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आसपास पहाड़ भी होने चाहिए और मैदान भी, इंसानों की बस्ती भी होनी चाहिए। इसके लिए हम करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। ये सब सुनकर क्लाइंट बोला, हाँ, ऐसी एक जमीन मेरी नजर में है जिसकी कीमत अभी भी करोड़ों में है और आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। प्रख्यात, ठीक है तो फिर हम अभी जमीन देख लेते हैं, फिर शाम को मीटिंग कर लेंगे। प्रख्यात की बात सुनकर वो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और जमीन देखने के लिए निकल गए। प्रख्यात राणावत अपनी कार की बैक सीट पर बैठे हुए थे और खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे, जो कि बेहद खूबसूरत था। वहाँ के लोग, वहाँ का वातावरण, वहाँ की चीज, पेड़ पौधे, पहाड़, शांति, सब कुछ इतना आकर्षित कर रहा था प्रख्यात को जिसकी कोई हद नहीं। इतना सब कुछ देखने के बावजूद उसकी नजरें न जाने क्या ढूंढ रही थी जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। उनकी गाड़ियां आगे बढ़ने लगी और कुछ देर बाद एक खूबसूरत से बहुत बड़े बागान के दरवाजे के पास आकर रुकी। इस बागान के एक हिस्से में जहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए थे, श्रीनिका खड़ी थी और फूल तोड़ रही थी। अचानक से उसका दिल फिर से जोर शोर से धड़कने लगा और वहीं एहसास होने लगा कि कोई अपना उसके आसपास आया है। लेकिन श्रीनिका ने इस बार पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखा और अपने आप को कंट्रोल करते हुए फूल तोड़ने लगी। उस जगह पर पहुंचकर प्रख्यात के दिल के हाल बिल्कुल कुछ ऐसे ही थे। जनाब अपनी बेचैनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। राणावत जी गाड़ी से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने कोट को उतारकर गाड़ी के अंदर ही रख दिया, अपने ब्लैक शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड किया और अपने हैंडसम से भावहीन और मैच्योर चेहरे पर चश्मा लगाकर आसपास का नजारा देखने लगे। क्लाइंट उन्हें जमीन दिखाते हुए बोले, ये तो फूलों का बागान है जिसका मालिक ऑलरेडी कोई और है। इसके बगल में जो आप ये जमीन देख रहे हैं, ये बहुत उपजाऊ जमीन है। इसके ऊपर अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली करवा सकते हैं। आप एक बार जमीन देख सकते हैं, उसके बाद अपना फैसला ले लीजिएगा। मैं प्रॉपर्टीज के पेपर्स भी रेडी करवा दूंगा। प्रख्यात चश्मे में से उस बड़े से मैदान को देख रहा था। उसकी नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी और तभी अचानक से उसे बगल वाले बागान में एक लड़की नजर आई जिसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और वो फूलों के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी पीठ प्रख्यात के सामने थी। न जाने प्रख्यात को अचानक से क्या होने लगा कि उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और वो आगे बढ़ने लगा। वो मैदान के अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे उसका मैनेजर और क्लाइंट भी चलने लगे। प्रख्यात की नजर एकटक उस लड़की पर बनी हुई थी जो फूलों के बीचों बीच खड़ी हुई थी। उसका खूबसूरत सा दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, लेकिन उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। ये देखकर प्रख्यात बेचैन और बेताब होने लगा। उसने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन आज उसका दिल उससे कह रहा था कि उसे इस लड़की के चेहरे को देखना चाहिए, इस लड़की के पास जाना चाहिए। यही सब सोचकर प्रख्यात आगे बढ़ने लगा। अब उसके दिल की बेचैनी और धड़कनें और ज्यादा तेज होने लगी। वही ऐसा ही हाल श्रीनिका का भी हो रहा था।
उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके करीब आ रहा है, और ये एहसास होते ही वो डरने लगी। उसने फूलों की बास्केट को कसकर पकड़ लिया और इधर उधर देखने लगी, लेकिन एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उससे थोड़ी ही दूर पर प्रख्यात खड़ा था और एकटक अपनी काली गहरी और जुनूनी निगाहों से उसे घूर रहा था। वो उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। प्रख्यात के ऐसे अजीब बर्ताव को देखकर विहान को भी काफी हैरानी हो रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। प्रख्यात उस लड़की के थोड़ा और करीब आया, तभी उसे बेहद आकर्षक चंदन की महक आने लगी, जिसे महसूस करते ही प्रख्यात को नशा छाने लगा। वो मदहोश होने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेहद आकर्षक तरीके से महक लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके ऊपर दीवानगी और जुनून छाने लगा था, और अब तड़प बढ़ने लगी थी इस कन्या के लिए। श्रीनिका का दिल धक धक कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे अब उसे यहाँ पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं। उसने अपने फूलों के बास्केट को लिया और अपने बालों को खोल दिया। प्रख्यात ने तुरंत अपनी आंखें खोली, तब उसकी नजरों के सामने उस लड़की के खूबसूरत लंबे भूरे बाल थे, जो इतने रेशमी दिख रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। वो हवा में लहरा रहे थे। जिस लड़की के बाल इतने खूबसूरत हो सकते हैं, जिस लड़की के बदन से चंदन की महक आ सकती है, वो लड़की कितनी खूबसूरत होगी। यही ख्याल प्रख्यात के दिमाग में चल रहा था। अब वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था इस लड़की को देखने के लिए। प्रख्यात थोड़ा और आगे आया और अपनी भारी मर्दाना आवाज में आदर से बोला, एक्सक्यूज मी। ये दमदार, आकर्षक और असली मर्दाना आवाज सुनकर ही श्रीनिका का तन बदन सिहर उठा। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने कसकर बास्केट को दबाया और तुरंत वहां से जाने लगी। ये देखकर प्रख्यात बेचैन हो गया। वो उसे रोकने लगा, लेकिन श्रीनिका अपने लंबे बालों का सहारा लेकर अपने चेहरे को छुपाते हुए वहां से भागने लगी। वो भागते हुए भी इतनी खूबसूरत और हसीन लग रही थी कि प्रख्यात पागल हो रहा था उसके पीछे। उसने इस तरह की अदाओं वाली इतनी नजाकत और नाजुक सी कली को जो इतना महक रही है, ऐसी कन्या अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। प्रख्यात उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी वो लड़की वहां से चली गई, लेकिन उसकी एक पायल वहीं रह गई, जिसका अंदाजा उसे नहीं था। श्रीनिका प्रख्यात की नजरों से ओझल हो चुकी थी, और ये देखकर प्रख्यात की निगाहों में अब गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और अपने मन में उस अनजान लड़की पर हक जताते हुए जुनून से बोला, आप इस तरह से दूर नहीं जा सकती। आपने एक बार भी हमें अपना चेहरा नहीं दिखाया। हम एक बार जरूर मिलेंगे और तब आपका चेहरा जरूर देखेंगे। प्रख्यात को खुद को अंदाजा नहीं था कि वो अनजान लड़की पर इतना हक क्यों जता रहा है, उसके लिए इतना बेचैन और बेकाबू क्यों हो रहा है। वही उसके बर्ताव को देखकर आसपास के लोगों को हैरानी हो रही थी, लेकिन किसी के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो द ग्रेट प्रख्यात राणावत है। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और फूलों के बागानों को देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ने लगा। तभी उसके जूते के नीचे कुछ आया। उसने नजर झुकाकर देखा तो वहां पर खूबसूरत सी चांदी की पायल थी, जिसे देखकर प्रख्यात के चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने उस पायल को अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए शिद्दत से बोला, अपनी निशानी हमारे पास छोड़कर गई हो। क्या जताना चाहती हो कि इसका पीछा करते हुए हम आपके पास आएंगे? तो हाँ, अब इसकी मालकिन को तो ढूंढना ही होगा। कैसा लगा आज का ये पार्ट? कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। श्रीनिका और प्रख्यात ने भले ही एक दूसरे को अभी नहीं देखा है, लेकिन आज का दिन इन दोनों की जिंदगी बदलने वाला है। जो सुबह नहीं हुआ वो शाम को होगा और बेहद जुनूनी होगा। उफ, इन दोनों को जल्दी ही एक दूसरे का चेहरा दिखने वाला है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 5। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और फूलों के बागानों को देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ने लगा। तभी उसके जूते के नीचे कुछ आया। उसने नजर झुकाकर देखा तो वहां पर खूबसूरत सी चांदी की पायल थी, जिसे देखकर प्रख्यात के चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने उस पायल को अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए शिद्दत से बोला, अपनी निशानी हमारे पास छोड़कर गई हो। क्या जताना चाहती हो कि इसका पीछा करते हुए हम आपके पास आएंगे? तो हाँ, अब इसकी मालकिन को तो ढूंढना ही होगा। इतना कहकर प्रख्यात ने पायल को अपनी जेब में रख दिया और उस मोहिनी के ख्यालों से बाहर निकलकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगा, लेकिन रह रहकर वो उस मोहिनी को स्मरण करके मोहित हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ श्रीनिका जल्दी से अपने घर पहुंच गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे अनजान मर्दों से बात करना और उनकी करीबी पसंद नहीं आती है, और आज एक आदमी उसके पास आ रहा था। हालांकि उससे उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। श्री ने अपने ख्यालों को झटका दिया और हॉल में सोफे पर पसर कर लेटी हुई अपनी चाची जी को फूलों की बास्केट थमाते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, ये लीजिए चाची जी, ताजा और महक से युक्त फूल है। इन्हें आप भोलेनाथ के कदमों में अर्पित कर दीजिए। आज न जाने श्री को क्या हुआ कि वो पहली बार खुशी महसूस कर रही थी, इसलिए मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी चाची ने उसके हाथ से बास्केट छीन ली और बेरुखी से बोली, जल्दी से अच्छे से कपड़े पहन ले, जिसमें तेरा ये खूबसूरत और हद से ज्यादा गोरा बदन किसी को ना दिखे, और कोई कांड ना हो, और जल्दी से तैयार होकर आजा, तुझे होटल जाना है। श्रीनिका की खुशी एक पल में गायब हो गई और वही भावहीन उदास चेहरा लेकर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। बिना किसी उम्मीद के वो अपने कपड़े बदलने लगी। उसने इस तरह के सलवार सूट पहने जिसमें सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था। सिर पर तो उसने पहाड़ी वेशभूषा के अनुसार दुपट्टा बांध लिया। आंखों से बाहर आते हुए आंसुओं को उसने रोक दिया और अपनी एक बुक बैग में रखकर वहां से जाने लगी। वहीं चाची जी और सौम्या उसका इंतजार कर रही थी। सोनल धीमी आवाज में बोली,
तूने सारी प्लानिंग कर तो ली है ना? हमें आज इस लड़की से छुटकारा चाहिए ही, और तेरे पापा को भी बेवकूफ बनाना होगा। सौम्या, आप चिंता मत करो मम्मी, सब कुछ सेट हो गया है। अब बस श्रीनिका के होटल जाने की देरी है और फिर होगा धमाका। दोनों माँ बेटी ने कुछ बहुत बड़ा सोचा था, जिसका अंजाम बहुत अलग और तूफानी होने वाला था। कुछ ही देर में श्री तैयार होकर आ गई और सौम्या के साथ ऑटो में बैठकर उस होटल के लिए निकल गई। उस बड़ी सी होटल पहुंचकर श्री को अजीब सा एहसास होने लगा। वो अपनी बेचैन नजरों से इधर उधर देखने लगी कि तभी सौम्या बोली, पढ़ी लिखी तो हो ही, तो जाओ अंदर और रिसेप्शनिस्ट से बात करके अपने काम पर लग जाओ। श्रीनिका, सौम्या दीदी, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है। सौम्या, श्रीनिका ज्यादा नखरे मत करो, क्या पता यही से तुम्हारी किस्मत बदल जाए। काम करो, जाओ, मैं भी घर जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर सौम्या अपनी कुटिल मुस्कान लिए वहां से चली गई। उसके जाते ही श्रीनिका ने गहरी सांस ली और उस बिल्डिंग को अपनी मासूम नजरों से देखने लगी। तभी उसे गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दिया। उसने तुरंत मुड़कर देखा तो एक साथ कई लग्जरी गाड़ियां बिल्डिंग की तरफ ही बढ़ रही थी। उन्हें देखकर श्रीनिका तुरंत बिल्डिंग के अंदर चली गई और सारी गाड़ियां लाइन से आकर लॉन में रुक गई। गार्ड्स बाहर निकलकर एक तरफ खड़े हो गए। पहली गाड़ी से विहान बाहर निकल आया और उसने बैक सीट का दरवाजा खोला तो द ग्रेट प्रख्यात राणावत अपनी शान और रौब से गाड़ी से बाहर निकल आए। प्रख्यात ने ब्लैक 3-पीस सूट पहना हुआ था, काले चश्मे लगाए हुए थे और चेहरे की चमक का तो क्या ही कहना, बड़े दिलकश लग रहे हैं राणावत जी। राणावत जी के वेलकम के लिए पूरा होटल स्टाफ और क्लाइंट भी बाहर आए और उनका वार्म वेलकम किया गया। मीडिया वाले पहुंच गए थे इतने बड़े बिजनेसमैन की तस्वीरें और इंटरव्यू लेने। वही होटल के हॉल में श्रीनिका रिसेप्शन के पास आई और बोली, सुनिए। उसके इतना कहने पर भी रिसेप्शनिस्ट ने जवाब नहीं दिया और उसे इग्नोर करने लगी। ये देखकर श्रीनिका ने गहरी सांस ली और बोली, एक्सक्यूज मी, एम आई टॉकिंग टू यू, कैन यू जस्ट लिसन टू मी और नॉट? श्रीनिका की जोरदार इंग्लिश और ऊपर से उसकी मनमोहक और आकर्षक आवाज सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो वो देखती ही रह गई। कितनी खूबसूरत और हसीन लड़की उसके सामने खड़ी थी, वो भी देसी इंडियन पहाड़ी वेशभूषा में। रिसेप्शनिस्ट आदर से बोली, जी कहिए। श्रीनिका, कितने दुख की बात है कि मैंने हिंदी में बात की तो आपने मुझे इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही मैंने इंग्लिश में बात की तो आपने मुझे भी इज्जत देना शुरू की। प्लीज भूलिए मत, हिंदी हमारी अपनी भाषा है और इंग्लिश बोलने से किसी का स्टैंडर्ड हाई नहीं हो जाता। जो इंसान अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के साथ साथ मॉडर्न बनता है वो असल मायने में आगे बढ़ता है। श्रीनिका की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, आप बिल्कुल सही कह रही है और हाँ, मैं आपका समर्थन भी करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, नौकरी कर रही हूँ, इसलिए जैसा ऊपर से ऑर्डर आता है वैसा करना पड़ता है, वरना आई लव हिंदी ओनली। ये सुनकर श्रीनिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो बोली, जी मुझे यहाँ काम करना है, मेरा नाम श्रीनिका शुक्ला है। रिसेप्शनिस्ट, हाँ आपके नाम की सिफारिश हुई थी, 1 मिनट। ओके, आप वेट्रेस का काम कर सकती हैं, मेरे साथ आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। श्रीनिका ने हाँ कहा और उस लड़की के साथ वहाँ से चली गई। वहीं उनके जाते ही राणावत जी अपने काफिले के साथ होटल के अंदर आ गए। सब लोग उनके स्वागत में लगे हुए थे, लेकिन उनका दिल बेचैन हो रहा था। फिर से वही एहसास हो रहा था कि कोई उसका अपना यहीं पर मौजूद है और उसका इंतजार कर रहा है। प्रख्यात ने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया, लेकिन उसकी जुनूनी निगाहें इधर उधर घूम रही थी और उस अनजान की तलाश कर रही थी जो उसे बेचैन किए हुए है। होटल का मालिक भी वहां आ गया और आदर से बोला, वेलकम मिस्टर राणावत। उसने राणावत जी से हाथ मिला लिया और वे सब एक बड़े से आलीशान हॉल में चले गए, जहां पर उनके लिए खास और आलीशान लंच ऑर्गेनाइज किया गया था। काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां मौजूद थे और राणावत जी से मुलाकात कर रहे थे। प्रख्यात सबसे प्रोफेशनली बातचीत कर रहा था और सब लोग उसके साथ काम करने के लिए तड़प रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो इंडिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना सफल है और पैसों का तो पूछो ही मत, इतना ज्यादा है उनके पास। प्रख्यात भले ही सबसे प्रोफेशनली बात कर रहा था, बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहा था, लेकिन उसका दिल बेचैन हुए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई है उसके आसपास जो उसके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उसके दिल की धड़कनों को बार बार बढ़ा रहा है। प्रख्यात का दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। वो बिजनेस के टाइम एकदम कठोर रहता है, लेकिन आज वो बार बार बेचैन हो रहा था। अब उसे गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो अपने काम के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए अपनी भावनाओं को अपने दिल में बार बार दबा रहा था। वहीं श्रीनिका अपने काम पर लग गई थी, लेकिन उसने अपने कपड़े चेंज नहीं किए, उन्हीं कपड़ों में अपना काम शुरू कर दिया। फिलहाल तो वो होटल के किचन में खाना बना रही थी और ये काम इसे बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन दिल आज उसका भी बेचैन था। होटल के बाहर सौम्या ने एक लड़के को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोली, तो तुम्हें श्रीनिका से शादी करनी है तो जैसा मैंने समझाया है बिल्कुल वैसा ही करना, फिर देखो वो लड़की हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। लड़का, लेकिन वो उस रूम तक आएगी कैसे जिसमें मैं रहूंगा? सौम्या, रोमांच, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम बस जल्दी से अपने होटल रूम में चले जाओ। रोमांच के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो जल्दी से उस होटल के अंदर चला गया। उसने अपने लिए एक रूम बुक कर रखा था। सौम्या ने होटल के एक स्टाफ को कुछ पैसे देकर अपने साथ मिला लिया और उसे अपना प्लान बताया कि उसे श्री को नशे की दवाई देनी है और एक रूम की तरफ भेजना है सर्विस के लिए। उस रूम के अंदर रोमांच मौजूद होगा और फिर जो आगे होगा वो बहुत भयानक होगा, जिससे कि श्री हमेशा के लिए अपने चाचा चाची की जिंदगी से निकल जाएगी और रोमांच को मिल जाएगी। ऐसी प्लानिंग सौम्या और उसकी माँ ने की थी, जो काम भी कर रही थी।
स्टाफ की एक मेंबर जो कि खुद एक महिला थी, सौम्या के साथ मिल चुकी थी अपने जमीर को मारकर। शाम के 6 बज रहे थे और अब श्रीनिका के घर लौटने का वक्त हो रहा था। उसने जल्दी से अपना काम निपटाना शुरू किया। तभी एक औरत उसके पास आई और बड़े प्यार से बोली, ले बेटी जूस पी ले, कब से काम कर रही है। श्रीनिका को प्यास तो लगी ही थी, इसलिए उसने वो जूस पी लिया। उस औरत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो नाटक करते हुए बोली, अब बेटी मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है और अभी मुझे रूम सर्विसिंग के लिए जाना है, लेकिन ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। श्रीनिका, कोई बात नहीं आंटी जी, मुझे दीजिए, आपकी जगह मैं रूम सर्विसिंग कर लेती हूँ। औरत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसका प्लान जो काम कर रहा था। भोली श्री हाथ में ट्रे लिए रूम नंबर 410 की तरफ बढ़ने लगी। वो लिफ्ट से सीधा 4th फ्लोर पर पहुंच गई, जहां एकदम शांति छाई हुई थी। श्री को डर लग रहा था अकेले जाने में, लेकिन काम तो करना ही था। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ ही रही थी कि धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और अब उसके कदम भी लड़खड़ाने लगे। वही रूम नंबर 401 में मिस्टर जुनूनी प्रख्यात राणावत आलीशान सोफे पर शान से किसी राजा की तरह बैठे हुए थे और उनके सामने उनके गार्ड्स और मैनेजर विहान खड़े थे। प्रख्यात अपनी कलाई मोड़ते हुए अपनी भारी मर्दाना और दमदार आवाज में बोला, हमारा डिनर हो चुका है, अब आप सब लोग डिनर करके आराम कर लीजिए, कल सुबह जल्दी हमें दिल्ली के लिए निकलना है। सभी ने सिर झुकाकर अपने सर को ग्रीट किया और विहान बोला, सर मैं आपके बगल वाले रूम में ही हूँ, ओके? और सारे गार्ड्स डिनर करके तुरंत वापस अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। गार्ड्स ने हाँ कहा और तुरंत वहां से चले गए। उनके जाते ही विहान भी प्रख्यात के कमरे से बाहर निकल गया और उसके बगल वाले रूम में चला गया आराम करने के लिए। सबके जाते ही प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा हो उसने बेहद आकर्षक तरीके से अपनी गर्दन को कभी दाई तरफ तो कभी बाई तरफ मोड़ा और अपनी जुनूनी निगाहों से रूम की खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर का मौसम ठंडा था, जो शरीर में कई अरमान और तरंगे पैदा कर रहा था। इस मौसम की वजह से प्रख्यात के बदन में अजीब सी भावनाएं उठ रही थी, जो उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उतना ही ज्यादा बेचैन कर रही थी। जाने क्या नशा है इस शहर के मौसम में कि राणावत साहब भी बहक रहे थे। प्रख्यात ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी स्लीव्स कोनी पर फोल्ड की हुई थी और ऊपर के 2-3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका आकर्षक सीना दिख रहा था। अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर वो बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड के साथ खड़ा था, लेकिन उसका दिल अब जोर शोर से धड़कने लगा। बेचैनी बढ़ने लगी, जैसे कोई उसके करीब आ रहा है जो सिर्फ उसका है। अपनी इन अनजान भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुट्ठी कसकर बंद कर ली, खुद को शांत करने के लिए। वहीं बाहर लॉबी में श्री नशे में चूर होकर लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। उसे रूम नंबर 410 तक पहुंचना था और वो जैसे ही रूम नंबर 401 के करीब आने लगी, तभी अंदर मौजूद प्रख्यात का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगी। बाहर से ठंडी हवाएं भी अब तेजी से अंदर आने लगी। पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई उसके बेहद करीब है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा है। प्रख्यात की सांसें तेज होने लगी। उसकी जुनूनी निगाहों में तलब और बेताबी साफ दिखाई देने लगी, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वही बाहर श्री की हालत अब खराब हो रही थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और अचानक ही उसका पैर मुड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई, जिससे उसके हाथ से ट्रे छुटकर जमीन पर गिर गई, जिससे कांच टूटने की आवाज हुई, जो रूम के अंदर मौजूद प्रख्यात के कानों में जोर से बजी, जिसे सुनकर उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में जुनून और शिद्दत साफ नजर आ रहा था। वो तुरंत अपने रूम के दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उसने एक झटके में अपने रूम के दरवाजे को खोल लिया, लेकिन उसे सामने कोई नजर नहीं आया। लेकिन जब उसने अपनी नजरें झुकाकर देखी तो उसके रूम के दरवाजे के ठीक पास एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी, उठने की कोशिश कर रही थी। उसके आसपास कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। उस लड़की को देखते ही प्रख्यात का सीना ऊपर नीचे होने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगी, हाथ पैर फूलने लगे। बहुत अजीब से एहसास होने लगे, जैसे ये लड़की उसकी ही है, सिर्फ उसी की। प्रख्यात ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसके करीब जाने के लिए बेताब होने लगा और बेताबी से अपनी आकर्षक आवाज में बोला, एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? ये आवाज सुनते ही श्री का दिल धक धक करने लगा। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और डर के मारे घबराने लगी। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन नशे की वजह से शरीर में ताकत ही नहीं थी। वो फिर से गिर गई और ये देखकर प्रख्यात के सीने में अजीब सा दर्द हुआ। वो भी तुरंत उस लड़की के पीछे घुटनों के बल बैठ गया और बेचैनी और बेताबी से बोला, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? उसकी आवाज इतनी आकर्षक और दमदार थी कि श्रीनिका के तन बदन पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन जब उसकी नजर सामने टूटे हुए कांच पर गई तो वो डर गई और अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी मीठी आवाज में डर लिए हुए बोली, हे भोलेनाथ, ये मुझसे क्या हो गया? इतना बड़ा नुकसान कर दिया मैंने। उफ, ये मीठी और मनमोहक आवाज सुनकर तो प्रख्यात वहीं ढेर हो गया। उसके सिर पर दीवानगी और जुनून छाने लगा। जनाब की जुनूनी निगाहें तड़पने लगी इस खूबसूरत आवाज वाली लड़की की शक्ल देखने के लिए, लेकिन ये जालिम तो उसके सामने तक नहीं दिख रही थी। ऊपर से अब उसे चंदन की महक भी आने लगी थी, जिससे वो बेचैन हुए जा रहा था। प्रख्यात अब अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया और हद से ज्यादा बेचैनी और तड़प से बोला, आई वॉन्ट टू सी यू। ये सुनते ही श्रीनिका डर गई और हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठने लगी तो एक कांच का टुकड़ा उसकी नाजुक सी हथेली में चुभ गया और वो दर्द से तड़प कर बोली, माँ। ये दर्द भरी आवाज सुनकर तो प्रख्यात तिलमिला उठा। उसकी हालत खराब हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी, जैसे कि ये दर्द उसे अपने शरीर में महसूस हुआ। अब उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत उस लड़की की बाजू को पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया।
उसने जैसे ही उस लड़की को छुआ तो उसके बदन में सिहरन पैदा हो गई। रोम रोम खड़े हो गए। खूबसूरत और हसीन एहसास होने लगे और एक अलग ही अनजानी सी खुशी उसे होने लगी। वहीं एक गैर मर्द की छुअन पाते ही श्री घबरा गई और प्रख्यात से अपनी बाजू छुड़ाकर वहां से जाने लगी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा और श्री अपना संतुलन खोकर सीधा राणावत जी के सीने से टकरा गई। चंदन की महक बढ़ने लगी। कुछ इस तरह श्री प्रख्यात की बाहों में समाई हुई थी, लेकिन उसका चेहरा झुका हुआ था। अपनी बाहों में पहली बार एक लड़की को पाकर प्रख्यात का तन बदन सिहर उठा, सीना ऊपर नीचे होने लगा और दिल जोर शोर से धड़कने लगा। राणावत जी की जुनूनी और काली गहरी निगाहों में नशा और दीवानगी छाने लगी। न जाने उसे क्या हुआ कि उसने श्री की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे रूम के अंदर लेकर रूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वही रूम 410 में रोमांच तो श्रीनिका का इंतजार करता ही रह गया और दूसरी तरफ सौम्या ने अपने पापा को बताया कि श्रीनिका उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है और वो होटल रूम में किसी लड़के के साथ गलत काम कर रही है। ये सुनकर विनोद जी के गुस्से की सीमा नहीं रही और वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ तुरंत उस होटल के लिए निकल गए। होटल रूम में श्रीनिका अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। उसे किसी तरह का कोई होश नहीं था और वो प्रख्यात के सीने से लगी हुई थी। प्रख्यात राणावत की तो सांसें अटकी हुई थी। पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए थे। सांसें तेज हो चुकी थी। पूरे बदन में आग लगने लगी थी और अपनी मर्दाना बाहों में एक नाजुक सी कन्या को पाकर वो बेचैन हो रहा था। एक अलग ही सुकून मिल रहा था जिसकी तलाश उसे हमेशा से थी। ये अजनबी आखिर में है कौन जो इतनी अपनी सी लगती है, जिसकी करीबी बेमिसाल है। कितना नाजुक सा बदन है, एकदम रुई की तरह। बदन की महक भी कितनी आकर्षक और हसीन है। प्रख्यात ने गहरी सांस ली। तभी उसे इस कन्या के बदन से चंदन की महक आने लगी और वो तुरंत पहचान गया कि ये वही फूलों के बागान वाली कन्या है। प्रख्यात की निगाहों में जुनून और शिद्दत छाने लगी और एक अजीब सा सुकून उसे मिलने लगा कि उसे वो लड़की मिल ही गई जो सुबह बागान में थी। प्रख्यात ने तुरंत उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसके चेहरे को देखने के लिए उतावला होने लगा। श्रीनिका उसकी बाहों में झूल रही थी। उस नाजुक सी कन्या को प्रख्यात ने कसकर पकड़ लिया। एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ को उसके झुके हुए चेहरे की तरफ बढ़ा दिया और उसकी छोटी सी गोरी सी ठोड़ी को हौले से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाने लगा। राणावत जी जैसे मजबूत और सख्त इंसान के हाथ भी कांप रहे थे और निगाहें बेताब थी इस नाजुक कन्या के रूप के दीदार के लिए। रूम में ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस हल्की सी रोशनी थी। प्रख्यात ने अपने धड़कते दिल के साथ हिम्मत करते हुए जैसे ही उस कन्या का चेहरा ऊपर उठाया और उसका बेमिसाल खूबसूरती का धनी चेहरा देखा तो प्रख्यात के होश उड़ गए। उसकी सांसें हद से ज्यादा बेकाबू होने लगी। पूरे शरीर में एक अलग ही तरंग और उमंग दौड़ पड़ी। वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया और एक टक अपनी काली गहरी और जुनूनी निगाहों से उस लड़की के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा, दीवानों की तरह तलब से। आसपास का माहौल बेहद आकर्षक और हसीन बनने लगा। तेज और ठंडी हवाएं चलने लगी। धीरे धीरे राणावत जी की निगाहें तपिश से परिपूर्ण होने लगी। प्रख्यात और श्रीनिका की आज की सिचुएशन के लिए ये गाना उचित लगता है। कभी सुकून कभी लागे बला है, कभी दुआ कभी लागे हला है, नैनों से ये क्या हो चला है, बैरिया ओ बैरिया मुझे सताना बैरिया। आखिरकार राणावत जी ने अपनी श्री यानी कि अपनी मोहिनी का खूबसूरत चेहरा देख ही लिया, लेकिन आगे क्या होने वाला है? कई हंगामे और धमाके होने वाले हैं जिनमें राणावत जी का जुनून और दीवानापन देखकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 6। श्रीनिका उसकी बाहों में झूल रही थी। उस नाजुक सी कन्या को प्रख्यात ने कसकर पकड़ लिया। एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ को उसके झुके हुए चेहरे की तरफ बढ़ा दिया और उसकी छोटी सी गोरी सी ठोड़ी को हौले से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाने लगा। राणावत जी जैसे मजबूत और सख्त इंसान के हाथ भी कांप रहे थे और निगाहें बेताब थी इस नाजुक कन्या के रूप के दीदार के लिए। रूम में ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस हल्की सी रोशनी थी। प्रख्यात ने अपने धड़कते दिल के साथ हिम्मत करते हुए जैसे ही उस कन्या का चेहरा ऊपर उठाया, उसका मासूम और उसका बेमिसाल खूबसूरती का धनी चेहरा देखा तो प्रख्यात के होश उड़ गए। उसकी सांसें हद से ज्यादा बेकाबू होने लगी। पूरे शरीर में एक अलग ही तरंग और उमंग दौड़ पड़ी। वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया और एक टक अपनी काली गहरी और जुनूनी निगाहों से उस लड़की के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा, दीवानों की तरह तलब से। आसपास का माहौल बेहद आकर्षक और हसीन बनने लगा। तेज और ठंडी हवाएं चलने लगी। धीरे धीरे राणावत जी की निगाहें तपिश से परिपूर्ण होने लगी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। उसका रंग, उसका रूप, उसके नैन नक्श, पतले गुलाबी होठ, रसगुल्ले जैसे गाल और उसकी बंद आंखों की बड़ी बड़ी पलकें। प्रख्यात एक टक बिना पलके झपकाए इस मोहिनी को देखे जा रहा था। उसका दिल धक धक कर रहा था। 2 दिनों से उसे जो बेचैनी और तड़प हो रही थी वो आज कम होती नजर आ रही थी, जैसे कि उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। राणावत जी की बाहों में उनकी मोहिनी झूल रही थी और वे उसे एक टक देखे जा रहे थे। तभी अचानक से श्री हिलने लगी और उसकी बाहों से छूटने लगी। ये देखकर प्रख्यात बेचैन हो गया और उसके ऊपर हक जताते हुए उसे कसकर पकड़ लिया।
दोनों के सीने आपस में टकरा गए और ये छुअन पाते ही प्रख्यात की हालत खराब होने लगी। उसने श्री को अपने सीने से दूर किया और उसे बेड पर बिठाने लगा। तभी श्री ने प्रख्यात की शर्ट को पकड़ लिया और अपनी मीठी आवाज में बोली, वो वहां जाना है। उसकी बात सुनकर प्रख्यात ने उसके चेहरे को थाम लिया और अपनी भारी आवाज में बोला, क्या हुआ है आपको? श्रीनिका उसकी भारी आवाज सुनकर डरने लगी और बेड से उठने लगी। प्रख्यात उसे रोकने लगा, लेकिन श्री उससे दूर जाने लगी और स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से, नशा सिर चढ़ने की वजह से वो लड़खड़ा गई और जैसे ही जमीन पर घुटनों के बल गिरने लगी, तभी राणावत जी ने उसके पेट से उसको पकड़ लिया और इस बार सीधा सोफे पर बिठा दिया और सख्ती से बोला, बैठिए। प्रख्यात की दमदार आवाज सुनकर श्री चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और जमीन को देखती रही। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और उसकी नजर श्री के हाथ की हथेली पर पड़ी, जहां से खून बह रहा था। ये देखकर प्रख्यात को एक अजीब सा दर्द हुआ। उसने उस लड़की की तरफ देखा जो नजरें झुकाकर बैठी हुई और बहुत खामोश थी। काफी अजीब लड़की थी, भले ही बहुत खूबसूरत हो, बहुत आकर्षक हो, लेकिन थोड़ी अलग थी। प्रख्यात को उसके लिए न जाने क्यों एक अनजाना सा सरदर्द और अपनापन महसूस हो रहा था। वो रूम की अलमारी के पास गया, उसने मेडिकल बॉक्स लिया और उसे लेकर सीधा श्री के पास में आ गया। उसके बगल में बैठना चाहता था, लेकिन अपनी मर्यादा के चक्कर में वो नहीं बैठा और उससे थोड़ी दूरी बनाकर उसके सामने टेबल पर बैठ गया और आदर से अपनी दमदार आवाज में बोला, अपना हाथ दीजिए। ये सुनकर श्रीनिका ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, हमने कहा अपना हाथ दीजिए, खून आ रहा है आपको। ये सुनते ही श्रीनिका ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और बड़ी मीठी आवाज में लेकिन नशे से बोली, नहीं ना, प्लीज प्लीज मत कीजिए ये। उफ, इस लड़की की ये मीठी चाशनी जैसी आवाज और ऊपर से उसकी अदाएं। राणावत जी तो घायल हो रहे थे। अपने बेकाबू दिल को शांत करते हुए राणावत जी अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में बोले, हमने कहा अपना हाथ हमें सौंप दीजिए। ये सुनकर श्रीनिका उदासी से बोली, सौंप देंगे, लेकिन क्या आप थामने के लिए तैयार है? ये सुनकर न जाने प्रख्यात को क्या हुआ कि वो सच्ची शिद्दत और जुनून से बोला, जिंदगी भर के लिए थाम लेंगे, एक बार सौंप तो दीजिए। प्रख्यात की ये बात सुनते ही श्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना खून से सना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे देखकर प्रख्यात को बहुत दर्द हो रहा था। वो उसके हाथ को बेचैनी से देख रहा था और अचानक ही उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक मर्द ने उसका हाथ थाम रखा था। प्रख्यात ने उसके हाथ को पकड़ा। उसकी नाजुक से छोटे से हाथ को देखकर उसे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि खून काफी बह रहा था। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए शिद्दत से बोला, दर्द हो रहा है? श्रीनिका कुछ नहीं बोली तो प्रख्यात ने अपने दूसरे हाथ से उसकी ठुड़ी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और जुनून से बोला, हमारी आंखों में देखिए और जवाब दीजिए। रूप की रानी और नजाकत की देवी श्रीनिका ने हौले हौले अपनी नजरें ऊपर उठाई और जैसे ही सामने बैठे राणावत जी की जुनूनी निगाहों में देखने लगी तो उसका तन बदन सिहर उठा और सांसें बेकाबू होने लगी। वही प्रख्यात के हाल भी कुछ ऐसे ही थे। नजरों से नजरें जो मिलने लगी थी, सांसें तेज होने लगी, बेकरारी चीख चीख कर बाहर आने लगी थी और दिल दिमाग सुन्न पड़ गए थे। दीदार पाकर इस मोहिनी का राणावत जी के होश उड़ गए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी श्री ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और ये देखकर न जाने हमारे राणावत जी को क्या हुआ कि उनके चेहरे पर बेहद आकर्षक ये खूबसूरत सी लड़की उनसे शर्मा रही, उनसे नजरें चुरा रही थी। और ये जानकर राणावत जी खुशी से उसकी हथेली को देखने लगे और उसमें चुभे कांच के टुकड़े को एक झटके में निकाल दिया और श्री को असीम दर्द हुआ और उसने दूसरे हाथ से राणावत जी की बाजू को पकड़ लिया और बोली, दर्द हो रहा है। श्री का ये उसका शर्ट पकड़ना प्रख्यात को अंदर तक हिला गया और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। अपनी जुनूनी निगाहों में तलब और तपिश लिए वो श्री की बंद निगाहों को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ विनोद गुस्से में था और अपनी पत्नी और बेटी के साथ उस होटल पहुंच गया और श्रीनिका को ढूंढने लगा। रिसेप्शन पर पूछने पर उसे पता चला कि श्रीनिका रूम नंबर 410 की तरफ गई है। विनोद उस रूम की तरफ बढ़ने लगा। सोनल और सौम्या के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छाई हुई थी। उनका प्लान कामयाब होता नजर आ रहा था। कुछ देर बाद वो तीनों रूम नंबर 410 के पास पहुंच गए और विनोद गुस्से से रूम का दरवाजा खटखटाने लगा तो अंदर बेड पर नींद ले रहे रोमांच की आंखें खुली। वो चौंक गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि शायद श्रीनिका आई होगी। ये सोचकर रोमांच खुश हो गया और अपने शर्ट को ठीक करते हुए, थोड़ी स्टाइल मारते हुए रूम के दरवाजे के पास आया और जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो विनोद ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और वो जमीन पे गिर गया। ये देखकर सौम्या घबरा गई और अपने पापा को रोकने लगी, लेकिन विनोद तो गुस्से में आकर रोमांच को लाते मारे जा रहा था और चिल्लाते हुए बोला, नीच इंसान, शर्म नहीं आती तुझे? एक लड़की को होटल में बुलाता है? साले तेरी तो चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं आज। इतना कहकर विनोद उसे बुरी तरह से मारने लगा। तभी सौम्या बीच में आ गई और उसे रोकते हुए बोली, अरे पापा क्या कर रहे हो आप? अकेले इसकी गलती थोड़ी है, आपकी उस भतीजी को भी तो मारो। वो इसके साथ यहाँ मुंह काला करने आई है, मजे करने आई है। उसे बाहर निकाल दो, इसको अकेले मारने से कुछ नहीं होगा। सौम्या की बात सुनकर विनोद जोर से बोला, श्रीनिका, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर विनोद ने रोमांच की कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, हमारी लड़की कहाँ है? बोल, क्या किया उसके साथ, वरना आज तेरा खून कर दूंगा मैं।
रोमांच डरते हुए, अंकल मैं सच कह रहा हूँ, श्रीनिका तो यहाँ आई ही नहीं। रोमांच की बात सुनकर सौम्या और सोनल एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। वही विनोद को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और फिक्र होने लगी कि जवान खूबसूरत लड़की इतनी रात को कहाँ गायब हो गई है। कहीं ये लड़का झूठ तो नहीं बोल रहा। विनोद फिर से उसे मारने लगा और उसे पूछताछ करने लगा कि श्रीनिका आखिर में है कहाँ, लेकिन सच में श्री तो वहाँ थी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात ने श्रीनिका के हाथ पर मरहम लगाया और अच्छे से ड्रेसिंग कर दी। धीरे धीरे श्रीनिका की आंखें बंद हो रही थी और वो बैठी बैठी झूल रही थी। अचानक ही उसने प्रख्यात के कंधे पर अपना सिर रख दिया। ये छुअन पाते ही प्रख्यात के बदन में सिहरन दौड़ पड़ी। उसकी सांसें फिर से तेज होने लगी। न जाने क्यों इस लड़की की करीबी उसे एक अलग ही और खूबसूरत सा एहसास दिलवाती थी, जिसे वो दूर नहीं जाने देना चाहता है। लेकिन एक अजनबी के साथ ये सब करना सही नहीं होता, इसलिए उसने श्रीनिका से दूरी बना ली और खड़ा होकर उसकी तरफ पीठ कर ली। उसके ऐसा करने पर श्रीनिका ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और उदासी से बोली, आपने भी हमसे दूरी बना ली। सब लोग ऐसा ही करते हैं। ये सुनकर प्रख्यात के सीने में एक अजीब सा दर्द हुआ। वो तुरंत श्रीनिका के तरफ मुड़ा तो देखा वो बैठी बैठी झूल रही थी, ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। ये देखकर प्रख्यात तुरंत उसके पास आया। उसने श्रीनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अपने हाथ को रोक लिया और अपनी दमदार आवाज में बोला, नशा करके आई है आप, क्या ये शोभा देता है आपको? ये सुनकर श्री ने ना में गर्दन हिला दिया तो प्रख्यात बेताबी और सख्ती से बोला, तो फिर ये सब क्या कर रही है आप? श्रीनिका, दिन गिन रही हूँ जिंदगी के, और क्या कर सकती हूँ मैं। इतना कहकर वो बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से खड़ी हो गई और लड़खड़ाती हुई वहां से जाने लगी। तभी प्रख्यात तुरंत उसके पास आया। उसने श्री का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो श्रीनिका सीधा उसके सीने से टकरा गई और उसके सिर पर बंधा दुपट्टा भी खुलकर जमीन पर गिर गया, जिससे उसके लंबे भूरे बाल बिखर कर लहराने लगे। श्रीनिका सीधा प्रख्यात की बाहों में आ गई थी, उसके आगोश में आ गई थी। उसके खूबसूरत बालों की महक लेकर प्रख्यात को दीवानगी छाने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और श्रीनिका के बदन से आती चंदन की महक और उसके बालों की महक नशे में चूर होकर लेने लगा। उसकी आंखें बंद थी, उसकी बाहों में श्रीनिका सिमटी हुई थी। उसका एक हाथ श्रीनिका की कमर पर था। श्रीनिका फिर से हिलने लगी और प्रख्यात की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी। तभी प्रख्यात ने अपनी आंखें खोली और उसे कसकर पकड़ने लगा तो श्री जिद करने लगी और बार बार उसे धक्का देने लगी। इसी चक्कर में प्रख्यात का बैलेंस बिगड़ गया और वो श्री को लेकर सीधा बेड पर गिर गया। प्रख्यात बेड पर था और उसके ऊपर श्रीनिका थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और प्रख्यात के चेहरे पर आ रहे थे। श्रीनिका उसके ऊपर से उठने लगी। उसने प्रख्यात के सीने पर हाथ रखा और अपनी ताकत लगाकर उठने लगी। वहीं प्रख्यात एक टक उसके खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहा था। ना वो हिल रहा था, ना कुछ कर रहा था, बस बेड पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर वो चंदन सी महकती हुई लड़की लेटी हुई थी और बड़ी मासूमियत से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। बार बार प्रख्यात के ऊपर ही गिर रही थी। कभी उसकी ठोड़ी प्रख्यात की ठोड़ी से टच हो जाती तो कभी उन दोनों की नाक आपस में टकरा जाती, जिससे उन दोनों के बदन में आग लग रही थी। वो दोनों ही बेहद अलग दुनिया में पहुंच रहे थे। प्रख्यात अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथों को श्री से दूर कर दिया और बेड पर लेटा रहा। वही रोमांच की बात सुनकर विनोद, सौम्या और सोनल उसके रूम से बाहर निकल आए और श्रीनिका को ढूंढने लगे। सौम्या की तो हालत खराब हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की चली कहाँ गई है। उसे कैसे भी करके श्रीनिका को अपने घर से निकालना होगा, तभी वो विराज से शादी कर पाएगी, वरना विराज की शादी अगर श्रीनिका से हो जाती है तो सौम्या का क्या होगा। वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी रूम नंबर 401 के दरवाजे के पास उन्हें कांच के ग्लास टूटे हुए दिखाई दिए। ये देखकर उनको हैरानी हुई, लेकिन तभी सौम्या को एक ख्याल आया कि कहीं श्री इस कमरे में तो नहीं, क्योंकि उसे वेट्रेस की जॉब दी गई थी। यही सब सोचकर सौम्या बोली, पापा मुझे लगता है श्रीनिका इस कमरे के अंदर है। सौम्या की बात सुनकर विनोद को काफी हैरानी हो रही थी और वो लोग उस कमरे के दरवाजे को देखे जा रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर जाने की, क्योंकि किसी को इतनी रात को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होती। वही कमरे के अंदर प्रख्यात बेड पर आराम से लेटा हुआ था। श्री उसके ऊपर लेटी हुई थी और बार बार उठने की कोशिश कर रही थी। प्रख्यात के चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ रही थी। वो उस लड़की की मासूम हरकतें देख रहा था, उसकी मेहनत को देख रहा था जो सफल नहीं हो पा रही थी। उसकी परेशानी देखकर प्रख्यात ने उसे पकड़कर बेड पर लेटा दिया और खुद बेड से उठ गया। बेड से उठते ही उसने श्रीनिका को चादर उठा दिया और रूम के फ्रिज से एक नींबू पानी की बोतल ली और उसे ओपन करके श्री के पास आया। उसने एक हाथ से श्री के होठों को छुआ तो उसका तन बदन सियर उठा। उसने अपनी नजरें झुका ली और असहज महसूस करते हुए उसका मुंह खोलकर उसे नींबू पानी पिलाने लगा। नींबू पानी पीते ही श्री की हालत खराब होने लगी। वो तड़पने लगी, हिलने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और ये देखकर प्रख्यात परेशान हो गया। वो तुरंत उसके पास आया और उसे बेड पर बिठाकर उसकी पीठ सहलाने लगा। श्री की हालत खराब हो रही थी और तभी उसे जोरदार उल्टी हो गई जो बेड पर गिर गई। इसके अलावा प्रख्यात के शर्ट पर भी गिरी, लेकिन हालांकि प्रख्यात को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे बस उस लड़की की तकलीफ दिख रही थी। वो लगातार उसकी पीठ सहलाता रहा और श्रीनिका उल्टियां पर उल्टियां करती रही। वो नाजुक सी लड़की सच में बहुत कमजोर पड़ रही थी। प्रख्यात उसे देखे जा रहा था, उसके लिए परेशान हुए जा रहा था। कुछ देर बाद श्री शांत हो गई और घायल होकर सीधा प्रख्यात के सीने से लग गई। ये देखकर प्रख्यात तो अपनी जगह पर जम सा गया, बर्फ की तरह। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो भी उस लड़की को पकड़ना चाहता था, अपनी बाहों में समेटना चाहता था, लेकिन ये सही नहीं था। उसने श्रीनिका को अपनी बाहों से अलग किया और उसे बेड पर लेटा दिया और खुद तुरंत बेड से उठ गया।
उसने अपनी शर्ट को देखा जो पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। प्रख्यात ने तुरंत अपनी शर्ट को खोल दी और जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा तभी जोर जोर से रूम का दरवाजा खटखटाया गया। ये देखकर प्रख्यात को हैरानी हुई। वो कुछ सोचने लगा, तभी रूम के दरवाजे को और जोर जोर से खटकाया गया और बाहर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये देखकर प्रख्यात को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दांत पीसते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, व्हाट द हेल, ये डिसिप्लिन है यहाँ के लोगों का? इतना कहकर वो तुरंत रूम के दरवाजे के पास आया और गुस्से से रूम के दरवाजे को खोला तो सामने विनोद, सौम्या, सोनल और रोमांच खड़े हुए थे। उन लोगों को देखकर प्रख्यात ने जोर से अपनी दाई तरफ दरवाजे पर मुक्का मारा और वे सब के सब डर के मारे पीछे हटने लगे। और राणावत जी अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोले, सभ्यता नाम की कोई चीज है या नहीं आप लोगों के अंदर? या यूं ही बदतमीजी करनी आती है कि इतनी रात को किसी के रूम के डोर को इस तरह से खटखटाना आता है? पढ़ाई लिखाई की होगी तो पता होगा ना कि सिर्फ एक बार रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर इंतजार किया जाता है। प्रख्यात के गुस्से को देखकर वो सब लोग डरने लगे, लेकिन सौम्या की नजरें तो उस हैंडसम से और डैशिंग से इंसान पर टिक गई जो कि बेहद हॉट लग रहा था बिना शर्ट के। उफ, उसकी जुनूनी और काली निगाहें, उसके पतले होठ, सेट की हुई दाढ़ी, आकर्षक सीना जिस पर काले बाल उगे हुए थे, गठीला बदन, लंबाई देखकर सौम्या का तन बदन मचलने लगा। तभी विनोद माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा, हमने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन हम तो अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे जो कब से गायब है। विनोद ने इतना ही कहा था कि तभी रोमांच अपनी गर्दन उठाकर रूम के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा और तभी उसे बेड पर श्रीनिका लेटी हुई दिखाई दी। ये देखकर वो जोर से बोला, अंकल, आपकी बेटी इसी रूम में है, वो देखिए। ये सुनकर तो सब लोग दंग रह गए। प्रख्यात तुरंत पीछे मुड़ा और बेड पर लेटी उस लड़की की तरफ देखने लगा जिसका नाम भी उसके बदन की तरह बेहद खूबसूरत था, श्रीनिका। उफ, ये नाम तो प्रख्यात के तन बदन को बहका रहा था। वो अपनी जुनूनी निगाहों में शिद्दत और जुनून लिए उस लड़की को देखने लगा और बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। श्रीनिका के घर वाले उसे यहाँ देखकर हैरान रह गए। फिर उन्होंने उस लड़के को देखा जो बिना शर्ट के खड़ा था। ये सब देखकर वो लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। राणावत जी तो अपने जुनून और शिद्दत में लीन होकर और इस दुनिया से बेखबर होकर बेड पर लेटी उस मोहिनी की तरफ बढ़ने लगे। उसके लिए तड़प और शिद्दत लिए बेकाबू होने लगे। क्या होगा अब आगे जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 7। रोमांच अपनी गर्दन उठाकर रूम के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा और तभी उसे बेड पर श्रीनिका लेटी हुई दिखाई दी। ये देखकर वो जोर से बोला, अंकल, आपकी बेटी इसी रूम में है, वो देखिए। ये सुनकर तो सब लोग दंग रह गए। प्रख्यात तुरंत पीछे मुड़ा और बेड पर लेटी उस लड़की की तरफ देखने लगा जिसका नाम भी उसके बदन की तरह बेहद खूबसूरत था, श्रीनिका। उफ, ये नाम तो प्रख्यात के तन बदन को बहका रहा था। वो अपनी जुनूनी निगाहों में शिद्दत और जुनून लिए उस लड़की को देखने लगा और बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। श्रीनिका के घर वाले उसे यहाँ देखकर हैरान रह गए। फिर उन्होंने उस लड़के को देखा जो बिना शर्ट के खड़ा था। ये सब देखकर वो लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या चल रहा था। राणावत जी तो अपने जुनून और शिद्दत में लीन होकर और इस दुनिया से बेखबर होकर बेड पर लेटी उस मोहिनी की तरफ बढ़ने लगे। उसके लिए तड़प और शिद्दत लिए बेकाबू होने लगे। वहीं श्री को ऐसी आपत्तिजनक अवस्था में देखकर विनोद को बहुत गुस्सा आया और वो प्रख्यात के पीछे पीछे रूम के अंदर आया और गुस्से से बोला, श्रीनिका। उसकी ये कर्कश आवाज सुनकर राणावत जी अपने ख्यालों से बाहर निकल आए और असीम क्रोध से उस आदमी की तरफ देखने लगे। वहीं विनोद की आवाज सुनकर श्री को भी होश आने लगा। वो अपनी आंखें खोलने लगी और ये देखकर राणावत जी के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोले, हिम्मत कैसे हुई आपकी उसकी नींद खराब करने की? कैसे हिम्मत हुई उसके ऊपर इतना चिल्लाने की? दिख नहीं रहा वो आराम कर रही है? प्रख्यात के बर्ताव को देखकर, उसकी बात को सुनकर विनोद और उसके परिवार वाले समझ गए थे कि इन दोनों के बीच में जरूर कोई चक्कर चल रहा है और यहाँ पर ये दोनों गलत काम ही कर रहे थे। विनोद को प्रख्यात के रूप को देखकर डर तो बहुत लग रहा था और वो थोड़ा पीछे हटते हुए डरते हुए बोला, हिम्मत तो आपने की है हमारे घर की बेटी के साथ ऐसा करने की। आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये शर्मनाक है, समाज पर धब्बा है। प्रख्यात से अब सहन नहीं हुआ और वो अपनी मुट्ठी भींचकर विनोद की तरफ बढ़ने लगा। तभी श्रीनिका की मीठी और मनमोहक आवाज उसके कानों में आई, चाचा जी। ये आवाज सुनते ही राणावत जी तो मदहोश हो गए और तुरंत बेड की तरफ देखा तो वो मनमोहिनी बेड पर बैठी हुई अपने माथे को मसल रही थी। उसके माथे पर शिकन आई हुई थी। ये देखकर प्रख्यात बेचैन और बेसब्र होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी सोनल जोर से बोली, कलमुही लड़की, शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? हमारी तो नाक कटवा दी इसने। अपनी चाची जी की बात सुनकर श्री की हालत खराब हो गई। वो तुरंत बेड से उठकर डरते हुए उनकी तरफ देखने लगी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है और वो कहाँ है। वहीं चाची की बात सुनकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी और कसकर भींच ली। उसके माथे की और हाथों की नसें फूलने लगी। गुस्सा सिर चढ़ने लगा। तभी सोनल श्री को नफरत से देखते हुए बोली,
ऐसी लड़कियां ही समाज को गंदा कर रही है। इसे तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना कल को तो ये अपने घर बुला लेगी अपने आशिक को। इतना कहकर सोनल गुस्से से श्री की तरफ बढ़ने लगी, उसे मारने के लिए। श्री डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी उसके और सोनल के बीच में मिस्टर प्रख्यात राणावत आ गए और अपनी लाल गुस्सैल नजरों से सोनल को देखते हुए, उसे उंगली दिखाते हुए असीम क्रोध से अपनी दमदार आवाज में बोले, खबरदार जो इस कन्या की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो, खबरदार जो इस पवित्र लड़की के बारे में एक भी गलत शब्द अपने घटिया मुंह से निकाला तो तबाही ला देंगे आपके इस समाज में, कहीं रहने लायक नहीं छोड़ेंगे आपको। प्रख्यात की दमदार और आकर्षक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, जिसे सुनकर सब लोग कांप उठे। वहीं श्रीनिका हैरानी से उस इंसान की पीठ देख रही थी जिस पर भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल का टैटू बना हुआ था, जो कि बेहद आकर्षक और शानदार लग रहा था। श्री का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। वही एहसास होने लगे जो सुबह बागान में हो रहे थे जब वो अजनबी करीब आ रहा था। और आज ये अजनबी कौन है जो श्री के लिए आवाज उठा रहा है? श्रीनिका ने अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी बढ़ती धड़कनों को संभालते हुए बेचैनी से उस अजनबी के पीठ को देखने लगी। प्रख्यात के गुस्से को देखकर सोनल पीछे हटने लगी। वहीं सौम्या को जलन होने लगी कि कोई श्रीनिका के लिए आवाज कैसे उठा सकता है, कैसे उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। वो श्रीनिका की जिंदगी में खुशियां नहीं देख सकती थी, इसलिए थोड़ा डरते हुए बोली, देखिए मिस्टर, ये हमारा पर्सनल मैटर है। आपने जो किया उसका अब हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अब हम अपनी घर की लड़की के साथ कुछ भी करें उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सौम्या की बात सुनकर प्रख्यात जोर से बोला, फर्क पड़ना चाहिए और सिर्फ हमें ही पड़ना चाहिए, और इस लड़की से तुम सब दूर रहोगे। विनोद, अगर हम इस लड़की से दूर रहेंगे तो कौन इसके पास आएगा, कौन इसे अपनाएगा? इसने तो मुंह काला कर दिया है आपके साथ, अपना सब कुछ खो दिया है आपके साथ। हम छोटे शहर के आम लोग हैं, आपकी तरह बड़े शहर और बड़े राज वाले नहीं। समाज में जब ये बात फैलेगी तो कौन थामेगा इसका हाथ? ये सुनकर श्रीनिका के होश उड़ गए और वो आसपास देखने लगी तो अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो तो किसी के बेडरूम में है। उसका दुपट्टा भी उसके तन से अलग है, बाल बिखरे हुए हैं। वो बेड पर लेटी हुई थी और यहाँ पर एक आदमी भी मौजूद है जिसने शर्ट नहीं पहनी है। ये सब देखकर तो श्रीनिका के पसीने छूटने लगे। उसकी हालत खराब होने लगी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। और ये अजनबी आखिर में है कौन जो उसके लिए इतना बोल रहा है? लेकिन उसकी शक्ल दिख नहीं रही थी। श्री की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कोने में सिमट कर खड़ी हो गई। वही विनोद की बात सुनकर सौम्या और सोनल कुटिल मुस्कान लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वो दोनों यही तो चाहती थी कि विनोद श्रीनिका को गलत समझे और फिर उसकी शादी रोमांच के साथ करवा दे, क्योंकि ऐसी हालत में रोमांच श्रीनिका का हाथ जरूर थाम लेगा। उसे वैसे भी श्री चाहिए ही थी। अब बस जल्दी से रोमांच के बोलने की ही देर थी कि वो श्री से शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले सौम्या को मिस्टर प्रख्यात को यहाँ से दूर करना होगा, क्योंकि वो इंसान कुछ ज्यादा ही श्री का पक्ष ले रहा है और उन्हें कुछ करने भी नहीं दे रहा है। एक तो वैसे भी सौम्या का प्लान खराब हो गया था। श्री को रोमांच के साथ रूम में होना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ पता नहीं किसी और के साथ रूम में पाई गई, जिससे सौम्या को जलन हो रही थी, क्योंकि प्रख्यात सच में बहुत हैंडसम और हॉट दिख रहा था और ऐसा इंसान श्री की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। विनोद की बात सुनकर राणावत जी उसके पास आने लगे और वो डर के मारे पीछे हटने लगा। ये नजारा देखकर सब लोग डर रहे थे, लेकिन श्री कांप रही थी। उसके साथ हुआ क्या है? कहीं उससे कोई पाप तो नहीं हो गया? प्रख्यात अपनी काली गहरी और डरावनी निगाहों से विनोद को घूरते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, हम आएंगे इस लड़की के पास, लेकिन तुम सबको नहीं आने देंगे। तुम सब लोग परिवार के नाम पर कलंक हो। तुम्हें अपनी बच्ची की नहीं बल्कि अपनी इज्जत की चिंता है। एक बार जान तो लो कि कुछ हुआ भी है या नहीं। मुंह उठाया और अपना फालतू का ज्ञान झाड़ने लग गए, और जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हो। यही संस्कार है आप सबके, यही तहजीब है कि एक लड़की से इस तरह पेश आते हो तुम सब, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। शी इज टोटली इनोसेंट। प्रख्यात की इस बात ने श्री को अंदर तक हिला दिया था। आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई था ही नहीं जिसने इस तरह श्री का साथ दिया हो। और जैसा कि वो कह रहा है कि उन दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ है। श्री अपनी खूबसूरत निगाहों में आंसू लिए उस अजनबी की पीठ को देखे जा रही थी जो त्रिशूल की वजह से शोभा पा रही थी। प्रख्यात की बात सुनकर और उसके इरादे समझकर सौम्या घबराने लगी। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये इंसान श्रीनिका की जिंदगी में ना आ जाए और उसकी जिंदगी में खुशियां ना आ जाए। इसलिए वो बीच में ही बोल पड़ी, पापा, हमें श्रीनिका को लेकर घर पर जाना चाहिए। हमें यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना है। जो भी फैसला लेना है हम घर पर मिलकर ले लेंगे। जल्दी से यहाँ से चलते हैं। सौम्या के इतना कहते ही प्रख्यात जोर से अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो भी फैसला लेना है हमारे सामने ही लिया जाएगा। आप लोगों की नीयत देखकर लगता नहीं कि आप इस लड़की के साथ किसी भी तरह का कोई इंसाफ करेंगे, और ना इंसाफी प्रख्यात सिंह राणावत को बर्दाश्त नहीं। अब जाकर श्री ने उस अजनबी का नाम उसके ही मुंह से सुना और उसका दिल धक धक करने लगा। आज उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है, कोई है जो उसके लिए लड़ता है, उसका साथ देता है। श्रीनिका अपनी बेचैन और तड़प भरी निगाहों से उसकी पीठ देखे जा रही थी। तभी सोनल प्रख्यात की गुस्सैल नजरों से डरते हुए बोली, देखिए, आप हमारे पारिवारिक मामले में नहीं बोल सकते हैं। आपका हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों ने मिलकर तो कांड कर ही दिया है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अब इस लड़की की वजह से हमारे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। अब कोई हमारे परिवार से रिश्ता नहीं रखेगा, हमें गलत नजरों से देखा जाएगा। और इस लड़की का भी क्या होगा
क्योंकि आप जैसे लोग तो लड़कियों का फायदा उठाने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें जिंदगी भर अपनाते नहीं है। लेकिन हमें तो हमारी बच्ची की शादी कहीं ना कहीं करनी होगी। इस तरह से उसे घर पर तो बिठाकर नहीं रख सकते। और आज जो हुआ उसके बाद कौन इससे शादी करेगा? कौन इसका हाथ थामेगा? क्या कोई भी इसके सामने देखेगा? आप ही बताइए। इसलिए हमने जो सोचा है हम वही इसके साथ करेंगे। आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। अब वैसे भी इस लड़की का हाथ कोई नहीं थामेगा, इसलिए हम इसको जहर देकर मार देंगे। सोनल का इतना ही कहना था कि प्रख्यात ने अपने बगल में कांच के टेबल पर जोरदार लात मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और जोर से चिल्लाते हुए बोला, हम मार देंगे सबको, अगर कोई इस लड़की के आसपास भी आया तो। राणावत जी के भयानक और उग्र रूप को देखकर सब लोग डर गए और डर के मारे हद से ज्यादा पीछे हटने लगे। श्रीनिका की तो हालत खराब होने लगी। वो कोने में सिकुड़ने लगी, खुद में सिमटने लगी, उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने अपनी जिंदगी में इतना गुस्सैल और खतरनाक इंसान पहली बार ही देखा था, जो इस तरह से तोड़ा फोड़ कर रहा था, वो भी सिर्फ श्री के लिए, उसके हक के लिए। एक अजनबी होकर भी वो इतना कुछ क्यों कर रहा है? क्या लेना देना है उसका श्रीनिका के साथ? श्रीनिका के परिवार वालों की तो बैंड बज रही थी, उनके तो पसीने छूट रहे थे, उन्हें डर भी लग रहा था, लेकिन उन्हें अपना काम भी करना था। एक अकेला आदमी उन सबके ऊपर भारी पड़ रहा था, उन्हें कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था, कुछ करने ही नहीं दे रहा था। उसने श्री के आसपास ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया था कि कोई उसको पार भी नहीं कर पा रहा था, श्रीनिका को छू भी नहीं पा रहा था। प्रख्यात अपने गुस्से में पागल हो चुका था और आदत से मजबूर तोड़फोड़ करने लगा था। उसकी तबाही देखकर सब लोग डर रहे थे। वो हर सामान को तोड़ रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े दुपट्टे पर गई, जो कि इस लड़की का था। ये देखकर वो रुक गया। उसका दिल जोर शोर से धड़कने लगा, सांसें तेज होने लगी। उसने उस दुपट्टे को अपने हाथ में लिया तो उसके सामने वो नजारा घूमने लगा जब श्रीनिका उसकी बाहों में थी और धक्का मुक्की कर रही थी, जिद कर रही थी उससे दूर जाने की। और इसी बीच उसका दुपट्टा उतरकर नीचे गिर गया था। उसके लंबे बाल खुलकर बिखर गए थे, जिनकी महक से प्रख्यात तो दीवाना ही हो गया था। ये सब याद आते ही प्रख्यात की गुस्सैल और लाल निगाहों में जुनून सवार होने लगा। उसने उस दुपट्टे को सच्ची शिद्दत से देखा और फिर तुरंत श्रीनिका की तरफ मुड़ गया। ये देखकर वो डर गई और उस इंसान के चेहरे को पहली बार देखकर ही खामोश हो गई। कितना हैंडसम, कितना आकर्षक और कितना डैशिंग है वो। उसके चेहरे पर एक चमक है, एक नूर है और आंखों में सच्चाई, जुनून झलक कर बाहर आ रहा था। श्रीनिका तो उसका चेहरा देखते ही रह गई, लेकिन डर रही थी क्योंकि वो इंसान अपनी जुनूनी निगाहों में शिद्दत और बेहिसाब जुनून लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। श्रीनिका को देखकर प्रख्यात का दिल धक धक करने लगा, तन बदन में सिहरन दौड़ पड़ी और निगाहों में जुनून बेहिसाब बढ़ने लगा। वो उस लड़की के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए सच्ची शिद्दत से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे श्री कांप रही थी, खुद में सिमटने लगी थी और उसके परिवार वाले भी डर के मारे पीछे हट रहे थे। और प्रख्यात इन सब से बेखबर होकर बस उस मनमोहिनी को देखते हुए उसके पास आ गया। श्री ने अपनी नजरें झुका ली और कांपने लगी। तभी प्रख्यात उसके दुपट्टे को उसके तन पर ढकते हुए शिद्दत से अपनी दमदार आवाज में बोला, जालिमों के जुल्म अब खत्म हुए, अब बारी हमारी है, क्योंकि बाजी भी हमारी है। ये सब कहते हुए राणावत जी एक टक शिद्दत और तलब से श्रीनिका के डरे हुए मगर बेहद खूबसूरत चेहरे को देख रहे थे। वहीं उसकी बात से सबके होश उड़े हुए थे। प्रख्यात और श्रीनिका एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। श्री दीवार के कोने में सिकुड़ कर खड़ी थी, वहीं प्रख्यात उसके बेहद करीब खड़ा था। उसके तन पर उसका दुपट्टा लगा रहा था, उसके तन बदन पर भी रोंगटे खड़े हो रहे थे इस लड़की की करीबी से। दोनों का दिल धक धक कर रहा था। आसपास का माहौल बेहद आकर्षक और हसीन बनता जा रहा था। श्रीनिका के तन पर दुपट्टा ढकने के बाद प्रख्यात उसकी झुकी हुई पलकों को देखने लगा। तभी खिड़की से ठंडी हवा आने लगी, जिससे श्रीनिका के खूबसूरत भूरे बाल उड़ने लगे और उसकी पलकों पर आकर उस नाजुक को परेशान करने लगे। ये देखकर प्रख्यात बेचैन होने लगा और अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। वही ये देखकर सौम्या जलकर राख हो रही थी। सोनल को गुस्सा आ रहा था, रोमांच भी जल रहा था, लेकिन विनोद को गुस्सा आ रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था इतने खतरनाक इंसान से। अब आखिर प्रख्यात राणावत क्या करेंगे आगे? राणावत जी क्या अपने जुनून में तबाही लाने वाले हैं? जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 8। श्रीनिका के तन पर दुपट्टा ढकने के बाद प्रख्यात उसकी झुकी हुई पलकों को देखने लगा। तभी खिड़की से ठंडी हवाएं आने लगी, जिससे श्रीनिका के खूबसूरत भूरे बाल उड़ने लगे और उसकी पलकों पर आकर उस नाजुक को परेशान करने लगे। ये देखकर प्रख्यात बेचैन होने लगा और अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। वही ये देखकर सौम्या जलकर राख हो रही थी। सोनल को गुस्सा आ रहा था, रोमांच भी जल रहा था, लेकिन विनोद को गुस्सा आ रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था इतने खतरनाक इंसान से। प्रख्यात एक टक अपनी जुनूनी निगाहों से अपनी श्रीनिका को देखे जा रहा था, जिसकी नजरें झुकी हुई थी, बदन कांप रहा था, तन पर दुपट्टा ढका हुआ था। उन दोनों की करीबी देखकर विनोद बोला, कितनी बेशर्मी की बात है कि इतना कुछ करने के बाद भी इन दोनों को किसी तरह की लाज शर्म नहीं है। देखो किस तरह एक दूसरे के पास खड़े हैं। अपने चाचा की बात सुनकर श्रीनिका दुखी हो गई और बेचैनी से कांपने लगी। तभी प्रख्यात अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में सच्ची शिद्दत और जुनून से बोला, घबराइए मत, उन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए। ही इज नॉट समथिंग
जिससे आप अपनी सच्चाई और पवित्रता की सफाई देंगी। ही इज नथिंग, सो जस्ट कीप काम, आई एम हियर। प्रख्यात की बात सुनकर श्रीनिका ने एक बार नजरें उठाकर जैसे ही उसके सामने देखा, उसकी निगाहों का तेज और तपिश देखकर वो सहम गई और उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। और तभी विनोद बोला, सही कहा आपने मिस्टर प्रख्यात राणावत कि मैं कुछ भी नहीं हूँ जिसे ये अपनी सच्चाई का सबूत देगी। लेकिन याद रखना श्रीनिका, मैं नहीं तो कोई भी नहीं। मेरा हाथ तेरे सिर से उठ गया तो कोई भी तुझे अपनाएगा नहीं। तू अकेली पड़ जाएगी, कोई तेरा हाथ नहीं थामेगा। याद रखना तू अपने इस कांड को। विनोद के इतना कहते ही सौम्या ने रोमांच को इशारा किया कि यही सही मौका है। रोमांच झेप गया और प्रख्यात जैसे ही गुस्से से कुछ बोलने लगा तभी रोमांच बीच में ही बोल पड़ा, अंकल प्लीज श्रीनिका से कुछ मत कहिए। हम जानते हैं उससे गलती हुई है, लेकिन हम उसे धिक्कार नहीं सकते। वो हमारी अपनी है और आपका ये कहना गलत है कि अब आपकी श्रीनिका को कोई अपनाएगा नहीं, क्योंकि मैं रोमांच आपसे आपकी छोटी बेटी श्रीनिका का हाथ मांगता हूँ। मैं श्रीनिका से शादी करने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए, उसे जिंदगी भर अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। बस आप अपनी बेटी का हाथ मुझे सौंप दीजिए। रोमांच की बात ने सबको हैरान कर दिया। सौम्या के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और वो श्री के उदास और घबराए हुए चेहरे को देखने लगी। वही रोमांच की बात सुनकर मिस्टर प्रख्यात राणावत के तन बदन में आग लग गई। आंखें खून सी लाल होने लगी, माथे की और हाथों की नसें फूलने लगी। एक अजीब सी जलन और बेहिसाब गुस्सा उसे आने लगा, जिसके चलते उसने अपना आपा खो दिया और श्री के पास ही दीवार पर जोर से मुक्का मार दिया। ये देखकर श्रीनिका की सांसें अटक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे आंखों से आंसू बहने लगे और वो हद से ज्यादा खुद में सिमटने लगी और इस जुनूनी इंसान से डरने लगी जो पागल हो चुका था। मिस्टर प्रख्यात राणावत के उग्र और रौद्र रूप को देखकर विनोद, सौम्या, सोनल और रोमांच की तो हवा टाइट होने लगी। वो सब डर के मारे पीछे हटने लगे और तभी प्रख्यात उस रोमांच की तरफ मुड़ा और अपनी लाल खूनी निगाहों से उसे घूरने लगा। ये देखकर रोमांच के माथे पर पसीना छूटने लगा। तभी प्रख्यात अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, आंखें फोड़ देंगे हम अगर इस कन्या को देखा तो, हाथ पैर तोड़ देंगे अगर इस कन्या को छुआ तो, पूरा का पूरा जिंदा गाड़ देंगे अगर इस कन्या के ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आए तो। दूर रहो इससे, तुम इससे शादी नहीं कर सकते, हम करने ही नहीं देंगे। प्रख्यात का जुनून और पागलपन देखकर सबके होश उड़ रहे थे। श्रीनिका तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है और ये अजनबी उसके ऊपर इतना हक क्यों जता रहा है। प्रख्यात रूम के बीचों बीच अपना उग्र रूप लिए खड़ा अपने सामने खड़े उन सबको देख रहा था और उसके पीछे दीवार से चिपक कर खड़ी थी उसकी श्रीनिका। तभी रूम के दरवाजे पर विहान और गार्ड्स पहुंच गए, क्योंकि उन्हें प्रख्यात के उग्रता से चिल्लाने की आवाज आई थी। होटल का स्टाफ भी वहां पहुंच गया और तभी मिस्टर प्रख्यात राणावत ने अपनी खून से लाल निगाहों से दरवाजे पर खड़े उन सब लोगों की तरफ देखा और विहान को इशारा किया तो विहान तुरंत पीछे मुड़ गया और होटल के सभी स्टाफ और अपने जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उन सबको वहां से रवाना कर दिया। वे सब लोग तुरंत उसकी बात मानकर वहां से चले गए और विहान भी कमरे के अंदर आ गया। प्रख्यात ने उसे इशारा किया तो विहान ने रूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। ये देखकर विनोद और उसका परिवार डरने लगा। न जाने ये अजीब सा इंसान और इतना गुस्सैल इंसान अब उनके साथ क्या करेगा। विहान रूम की हालत देखकर हैरान रह गया और अपने सर के उग्र रूप को देखकर समझ गया कि आज किसी की शामत आई है। विहान तुरंत प्रख्यात के पास आया और हैरानी से बोला, What happened, sir? Is everything fine? प्रख्यात उन सभी को घूरते हुए गुस्से से बोला, सुना तुम सबने कि इस लड़की के आसपास भी कोई नहीं आएगा और तुम तो बिल्कुल भी नहीं, वरना हम तुम सबका वो हश्र करेंगे कि नरक के दर्शन पृथ्वी पर होंगे। अपने सर के ऐसे रूप को देखकर विहान उन सभी को देखने लगा और फिर पीछे मुड़कर देखा तो एक नाजुक सी लड़की डरी सहमी सी खड़ी थी, रो रही थी। उसका पूरा बदन कांप रहा था। विहान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने सबसे पहले वार्डरोब से एक शर्ट निकाली और अपने सर को थमा दी। प्रख्यात ने शर्ट अपने हाथ में ली और उसे पहनते हुए अपनी तेज और गुस्सैल नजरों से उन सभी को डराने लगा। वही उसके हसीन और हॉट एटीट्यूड और बदन को देखकर सौम्या की नीयत डोलने लगी। सच में कितना खतरनाक इंसान है, कितना गुस्सा आता है, लेकिन बेशक बेहद हॉट और हैंडसम है, कमाल का है, बेबाक और बहादुर है। ऐसा इंसान अगर जीवन साथी बन जाए तो फिर जिंदगी में क्या ही चाहिए। सौम्या यही सब सोच रही थी। तभी विनोद बोला, हमारी बेटी की जिंदगी खराब करके आपको शांति नहीं मिली जो अब उसकी शादी के बीच भी आ रहे हो। अगर ये लड़का हमारी बेटी का हाथ थाम रहा है, उसे नई जिंदगी दे रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? आपका तो कोटा पूरा हो गया ना। विनोद की गंदी बात सुनकर श्रीनिका शर्मसार हो गई और बुरी तरह से रोने लगी। उसका रोना और विनोद की गंदी बातों ने प्रख्यात को अब पूरी तरह से बेकाबू कर दिया और अब वो खूंखार बन गया। उसने एक गमले को उठाया और उसे सीधा विनोद के ऊपर फेंक दिया। ये देखकर सबके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन बीच में ही विहान ने उस गमले को पकड़ लिया और दूर फेंकते हुए तुरंत प्रख्यात राणावत को संभालने लगा। उन्हें शांत करते हुए वो बोला, सर प्लीज शांत हो जाइए, हम लोगों का स्टैंडर्ड इनसे ज्यादा हाई है। हम लोग इन लोगों की गंदी और घटिया बातों का जवाब नहीं देते, हम उनके मुंह भी नहीं लगते हैं। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा सर। प्रख्यात चीखते हुए बोला, हम आखिरी बार कह रहे हैं, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अपनी जुबान को लगाम लगाओ, वरना हम तुम सबको नरक के दर्शन करवा देंगे। विनोद की हवा टाइट हो गई और वो कांपते हुए लाचारी से बोला, देखिए आप अपने आपे से बाहर मत आइए। हम हमारी बेटी की शादी करना चाहते हैं, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। ये लड़का रोमांच उसका हाथ नहीं थामेगा तो
तो कौन कौन शादी करेगा ऐसी लड़की से जो किसी गैर मर्द के साथ होटल रूम में पाई गई? आप ही बताइए। विनोद की बात सुनकर प्रख्यात का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। वो हद से ज्यादा बेचैन और बेसब्र हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसके सामने श्रीनिका का मासूम सा और दुखी चेहरा घूमने लगा। उसके आंसू उसकी तकलीफ घूमने लगी और तभी उसकी खूबसूरत निगाहें और उसकी सुहावनी करीबी, उसके बदन से आती चंदन की महक और उसकी वो नादान हरकतें जो वो नशे की हालत में कर रही थी, सब कुछ याद आते ही मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत के सिर पर जुनून चढ़ने लगा, दीवानापन बढ़ने लगा। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में बेपनाह जुनून और शिद्दत नजर आ रही थी और वो अपनी दमदार और रौबदार आवाज में तुरंत बोले, हम करेंगे इनसे शादी, हम थामेंगे इनका हाथ, हम इन्हें अपना बनाएंगे और कोई भी नहीं, किसी और का कोई हक नहीं बनता कि वो इस कन्या के आसपास भी आए सिवाय हमारे। प्रख्यात सिंह राणावत की बात सुनकर एक बार फिर से सभी के होश उड़ गए। एक बार फिर से सबके मुंह पर ताले लग गए थे। सब लोग बस एक टक प्रख्यात के जुनूनी चेहरे को देख रहे थे। सच में ये इंसान कितना ज्यादा खतरनाक है। श्रीनिका तो हैरानी से उसे देख रही थी। वो सब क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? वो श्री से शादी करेगा जबकि वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना भी नहीं है। आंखों में आंसू लिए दर्द से श्रीनिका प्रख्यात की पीठ को देखे जा रही थी जिस पर अब उसने शर्ट पहनी हुई थी। वही विहान भी हैरानी से प्रख्यात को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सर ने ऐसा क्यों कहा जबकि उनकी सगाई होने वाली है। उनके लिए पहले ही उनके परिवार ने एक लड़की को चुन लिया है, तो फिर सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? श्रीनिका अपनी जगह से आगे बढ़ने लगी और अपनी डरी हुई आवाज में धीमे से बोली, चाचा जी। ये मनमोहक और आकर्षक आवाज सुनते ही प्रख्यात तुरंत पलट गया और श्रीनिका की तरफ बेचैनी और बेताबी से देखने लगा, जो डरते हुए धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसे देखते ही प्रख्यात उसके करीब जाने लगा। तभी वो तुरंत भागती हुई विनोद के पास आ गई। प्रख्यात उसका हाथ पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो तेजी से भागते हुए अपने चाचा के पास आई और उनके पीछे छुपकर खड़ी हो गई। ये देखकर प्रख्यात ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और एक टक अपनी काली गहरी और गुस्सैल नजरों से विनोद के पीछे सिर झुकाकर खड़ी श्रीनिका को देखने लगा। वही सौम्या के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वो तो चाहती थी कि श्रीनिका की शादी रोमांच से हो, लेकिन यहाँ पर इस आदमी ने सारा खेल खराब कर दिया था और अब श्री से शादी करने के लिए भी तैयार है। सौम्या कुछ बोलती इससे पहले ही विनोद बोला, मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत, आपने जो कुछ भी किया कहा, आपको उसका अंदाजा भी है कि आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं? ये सुनकर प्रख्यात अपने जुनून से अपनी गुस्सैल आवाज में बोला, हाँ, और करना चाहते हैं क्या? करके ही रहेंगे, क्योंकि तुम जैसे जानवरों के साथ हम इस नाजुक सी लड़की को नहीं छोड़ सकते। तुम लोगों का क्या भरोसा, तुम इसे कोस कोस कर ही मार डालोगे, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं। प्रख्यात के अपनेपन और जुनून को देखकर श्रीनिका भावुक हो रही थी, लेकिन नजरें उठाकर उसके सामने देखने की हिम्मत नहीं थी। वो बहुत डर रही थी, ये सोचकर कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसकी जिंदगी तो उसके हाथ में है ही नहीं। वो सिर्फ खामोशी से सब कुछ सुन और देख सकती है। प्रख्यात की बात सुनकर सौम्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी विनोद बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, कर लीजिए आप श्रीनिका से शादी और दे दीजिए इसे अपना नाम। क्या राणावत और श्रीनिका की शादी हो पाएगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 9। प्रख्यात की बात सुनकर विनोद बोला, मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत, आपने जो कुछ भी अभी कहा, क्या आपको उसका अंदाजा भी है? क्या आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं? ये सुनकर प्रख्यात अपने जुनून से अपनी गुस्सैल आवाज में बोला, हाँ, और करना चाहते हैं क्या? करके ही रहेंगे, क्योंकि तुम जैसे जानवरों के साथ हम इस नाजुक सी लड़की को नहीं छोड़ सकते। तुम लोगों का क्या भरोसा, तुम इसे कोस कोस कर ही मार डालोगे, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं। प्रख्यात के अपनेपन और जुनून को देखकर श्रीनिका भावुक हो रही थी, लेकिन नजरें उठाकर उसके सामने देखने की हिम्मत नहीं थी। वो बहुत डरी हुई थी, ये सोचकर कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसकी जिंदगी तो उसके हाथ में है ही नहीं। वो सिर्फ खामोशी से सब कुछ सुन और देख सकती है। प्रख्यात की बात सुनकर सौम्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी विनोद बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, कर लीजिए आप श्रीनिका से शादी और दे दीजिए इसे अपना नाम। विनोद की बात सुनकर सोनल, सौम्या, रोमांच और श्रीनिका सबके सब हैरान रह गए। वही हमारे राणावत जी के दिल को एक अलग सा सुकून और सुख मिला, जिसका मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो एक टक अपनी काली गहरी और जुनूनी निगाहों से विनोद के पीछे छुपी खड़ी श्री को देखे जा रहा था, जो उसकी तपिश से घबरा रही थी। वो भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हमेशा की तरह उसकी कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। वही रोमांच गुस्से से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? श्री से तो मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं उसे अपनाने के लिए दिल से तैयार हूँ, चाहे उसने कितना भी गलत काम क्यों ना किया हो। रोमांच की बात सुनकर प्रख्यात उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोला, उसे अपनाने के लायक तो तुम हो ही नहीं, अपनी औकात से बाहर का काम करना तुम्हें शोभा नहीं देगा। और रही बात अपना नाम देने की, तो श्रीनिका ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जो उसे मजबूरी में तुम्हारा हाथ थामना पड़े। उसकी शादी हमसे ही होगी, एंड दैट्स फाइनल।
ये सुनकर सौम्या और रोमांच ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वहीं श्रीनिका आंखों में पानी लिए उस अजनबी को देखने लगी जो अब उसके लिए अपनी हर हद पार कर रहा था। विहान को तो चिंता हो रही थी कि अगर प्रख्यात ने इस लड़की से शादी कर ली तो उसके परिवार में हंगामा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि परसों ही प्रख्यात और काव्या की सगाई होने वाली है। प्रख्यात ने एक नजर श्री को देखा तो उसने डर के मारे नजरें झुका ली और ये देखकर राणावत जी बड़ी शान और गुरूर से सोफे पर राजा की तरह बैठ गए और एक हाथ से अपनी दाढ़ी मसलते हुए श्रीनिका के घटिया परिवार वालों को तबाह करने के लिए मन ही मन सोचने लगे। तभी विनोद बोला, अब जब आपने फैसला कर ही लिया है श्रीनिका से शादी करने का, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कायदे से तो आपको ही इससे शादी करनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों ने क्या किया है ये आप दोनों बेहतर तरीके से जानते हो। प्रख्यात गुरूर और रौब से बोला, हाँ, जो हम दोनों ने किया उसके लिए हम दोनों को कोई पछतावा नहीं और तुम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो, श्रीनिका को यही छोड़कर। ये सुनकर श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और घबराने लगी। वो किसी अजनबी के साथ कैसे? नहीं, उसे यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना है, भले ही वो इंसान उसके लिए लड़ रहा है। प्रख्यात की बात सुनकर सोनल नफरत से श्री को देखते हुए बोली, देख लिया आपने अपनी भतीजी का असली चेहरा? अब तो लड़का भी कबूल कर रहा है कि इनके बीच, हे भगवान, छी छी छी। खैर, अब इन दोनों की शादी करवाकर बाहर निकाल दो इस लड़की को। प्रख्यात सोफे से सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके सुकून की सांसें लेते हुए और अपनी दाढ़ी मसलते हुए बेहद आकर्षक और उतने ही खतरनाक तरीके से बोला, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस कन्या से दूर हो जाओ। प्रख्यात जैसा बेबाक और खतरनाक इंसान वो सब अपनी जिंदगी में पहली बार ही देख रहे थे। सच में वो कितना ज्यादा डेंजरस और दमदार है, किसी को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है। श्रीनिका तो समझ ही नहीं पा रही थी अपने सामने मौजूद इस खतरनाक और जुनूनी शख्सियत को, जो सबसे अलग है, जिसे किसी का कोई डर नहीं, जो अपने आप में एक तूफान है, जिसके आगे कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा और जो श्रीनिका के लिए सबसे लड़ रहा है, जबकि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। श्री एकटक उसे देखे जा रही थी, जो आंखें बंद करके आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। बेहद हैंडसम और हॉट लग रहा था, लेकिन उसका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था। सोनल की बात सुनकर सौम्या गुस्से से मगर राणावत जी के डर से धीमी आवाज में बोली, आप दोनों को क्या हो गया है मम्मी पापा? आप इस अजनबी के साथ श्रीनिका की शादी क्यों कर रहे हैं? पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। हमें तो रोमांच के साथ श्रीनिका की शादी करनी चाहिए। विनोद सख्ती से बोला, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस लड़की से छुटकारा चाहिए, फिर भले ये अजनबी के साथ शादी करे या इस रोमांच के साथ, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम दोनों को खुश रहना है तो चुपचाप मेरी बात मान जाओ और जुबान बंद रखो। सोनल ने अपने पति की बात मान ली और सौम्या को इशारा करके चुप करवा दिया। वहीं श्रीनिका रह रहकर राणावत जी के चेहरे को देखे जा रही थी, जो कि खामोशी से बैठे हुए थे, आंखें बंद थी। विनोद ने रोमांच को घूरा और बोला, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। विनोद की धमकी सुनकर रोमांच तुरंत वहां से चला गया। हालांकि उसकी नजरें श्रीनिका पर अटकी हुई थी और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही विनोद हाथ जोड़कर बोला, मिस्टर राणावत जी, हम अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जा रहे हैं। कल आप दोनों की शादी पहाड़ी के शिव मंदिर में करवा दी जाएगी। ये सुनकर प्रख्यात ने तुरंत अपनी आंखें खोली। अपनी तेज और सख्त नजरों से विनोद को देखते हुए बोला, श्रीनिका कहीं नहीं जाएगी, इन्हें हम तुम सब के साथ नहीं भेजने वाले, वो यही रहेगी हमारी निगाहों के सामने। बढ़ते हर पल के साथ मिस्टर प्रख्यात राणावत का जुनून बढ़ता जा रहा था, जिससे श्रीनिका का दिल धक धक कर रहा था और एक अजीब सा एहसास कहे या डर लगने लगा था कि क्या सच में कोई इतना अच्छा हो सकता है जो एक अनजान के लिए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला यूं ही ले ले। आज की दुनिया के हिसाब से तो श्रीनिका को किसी पर यकीन नहीं था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कह सकती। वैसे उसके चाचा चाची उस पर बहुत गुस्सा है। प्रख्यात की बात सुनकर सोनल हाथ जोड़कर बोली, देखिए, हम अपनी बेटी को इस तरह गैर मर्द के साथ पूरी रात के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। भले ही आप दोनों के बीच किसी भी तरह के संबंध होंगे, लेकिन मनाली छोटा शहर है और अब हम अपनी बच्ची कुछ इज्जत को दाव पर नहीं लगा सकते। कल शादी के बाद से श्रीनिका आपकी हो जाएगी, फिर आपको इसके साथ जो करना है, जहाँ इसे ले जाना है ले जाइएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी से पहले हम इसे आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। सोनल की बात सुनकर प्रख्यात अपने मैनेजर विहान की तरफ देखते हुए कटाक्ष में अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, देखो विहान, क्या जमाना है और क्या महान है ये लोग। ये तो वही बात हुई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को सलाह दे। भरोसा तो आप जैसे लोगों पर नहीं किया जा सकता और इस कन्या को तो आपके भरोसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। विहान तो हैरानी से प्रख्यात के सामने देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रख्यात को हो क्या गया है। वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपने माता पिता से पूछे बिना कैसे कर सकता है? और वैसे भी उसकी शादी तो काव्या से होने वाली है, जो कि उसके माता पिता की पसंद है और वो अपने माता पिता के खिलाफ कभी नहीं जाता है। तो आज उसे हो क्या गया है? वो क्यों एक अजनबी लड़की से शादी करने जा रहा है? प्रख्यात ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि श्रीनिका उन लोगों के साथ नहीं जाएगी, लेकिन श्री यहाँ नहीं रुक सकती थी। इसलिए वो अपनी मीठी और मधुर आवाज में धीरे से डरते हुए बोली, चाचा जी, मुझे घर जाना है। मोहिनी की मनमोहक आवाज सुनते ही मिस्टर प्रख्यात राणावत बेचैन और बेसब्र होकर अपनी जगह से खड़े हो गए और सच्ची शिद्दत और तलब से उस मोहिनी को देखने लगे जो छुपी हुई थी। श्री की बात सुनकर प्रख्यात उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसे देखने की कोशिश करते हुए अपनी भारी मर्दाना आवाज में शिद्दत से बोले, ऐसे लोगों के साथ जाना चाहती है आप? ये सुनकर श्री डरने लगी, खुद में सिमटने लगी और अपने दुपट्टे को और कसकर पकड़ने लगी। प्रख्यात ठीक विनोद के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए असीम गुस्से और धमकी देते हुए बोला,
इन्हें आपके साथ जाना है तो ले जाइए इन्हें, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन याद रखना कल आ रहे हैं हम इन्हें लेने, और तब तक अगर इनकी आंखों में एक भी आंसू आया या बदन पर कोई भी निशान आया तो कल का दिन तुम सबकी जिंदगी का सबसे बुरा और अंतिम दिन होगा। धरती पर नरक के दर्शन करवा सकते हैं, साक्षात यमराज का रूप लेकर। कीप रिमाइंडिंग दिस मिस्टर हुएवर यू आर। प्रख्यात की जुनूनी निगाहों में एक आग और तूफान नजर आ रहा था, जिसे देखकर विनोद डर के मारे पीछे हट गए और हड़बड़ाते हुए बोले, जी जी। ये सब देखकर सौम्या गुस्से में वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे उसकी मां भी चली गई। विनोद भी डर के मारे पीछे मुड़ा और उसने कसकर श्रीनिका का हाथ पकड़ना चाहा। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़कर बुरी तरह से दबा दिया और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, सोचना भी मत, छूना भी मत, 10 इंच की दूरी बनाकर रखो इनसे। श्रीनिका फिर से चौंक गई और डर के मारे पीछे हट गई। वही विनोद की तो हालत खराब हो गई। उसका हाथ दर्द कर रहा था क्योंकि प्रख्यात ने बड़ी बेरहमी से उसका हाथ पकड़ा हुआ था और अपनी अग्नि से पूर्ण निगाहों से उसे देख रहा था। विनोद माफी मांगते हुए बोला, माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रख्यात ने उसका हाथ छोड़ दिया और नफरत से बोला, आइंदा ऐसा मौका मिलेगा भी नहीं। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। ये सुनते ही विनोद तुरंत वहां से भाग गया और ये देखकर श्रीनिका भी भागने लगी। तभी प्रख्यात बेताबी और जुनून से बोला, हम आ रहे हैं कल आपको लेने, तैयार रहना आप। श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। आसपास का माहौल बेहद आकर्षक और हसीन बनने लगा। दिल की धड़कनें 7वें आसमान को छूने लगी और गाल टमाटर जैसे लाल होने लगे। न जाने क्यों, लेकिन इस अजनबी का ये सब करना और कहना उसे बहुत अपना सा लगा। वो रूम के दरवाजे पर मिस्टर प्रख्यात की तरफ पीठ करके खड़ी थी और प्रख्यात अपनी काली, गहरी और जुनूनी निगाहों से उसके लंबे, घने और भूरे बालों को देख रहा था। उसके जवाब का इंतजार करते हुए अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर बोला, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आप इंतजार करेंगी ना हमारा? श्रीनिका ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैन होकर उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तुरंत वहां से भाग गई। उफ, ये देखते ही राणावत जी के तन बदन में सिहरन पैदा हो गई। आंखों में अलग सा नशा छाने लगा और दिल और दिमाग सुन पड़ गया। तभी विहान चिंतित होकर बोला, ये आपने क्या कर दिया सर? अब घर वालों को क्या जवाब देंगे आप? परसों आपकी सगाई है काव्या के साथ। ये सुनकर प्रख्यात अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। उसका जुनून और दीवानापन गायब हो गया और उसने किसी को कॉल किया। कुछ ही पलों में 2 गार्ड्स उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे और प्रख्यात उन्हें देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, एक पल के लिए भी उन्हें अकेला मत छोड़ना, परछाई की तरह साथ रहना जब तक हम वहां न पहुंच जाए। कोई उन्हें कुछ कहता है तो आपको क्या करना है ये आप जानते हैं। दोनों गार्ड्स ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तुरंत श्रीनिका की सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चले गए। विहान उसके पास आया और चिंतित होकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। क्या होगा अब आगे जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 10। श्रीनिका ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैन होकर उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तुरंत वहां से भाग गई। उफ, ये देखते ही राणावत जी के तन बदन में सिहरन पैदा हो गई। आंखों में अलग सा नशा छाने लगा और दिल दिमाग सुन पड़ गया। तभी विहान चिंतित होकर बोला, ये आपने क्या कर दिया सर? अब घर वालों को क्या जवाब देंगे आप? परसों आपकी सगाई है काव्या के साथ। ये सुनकर प्रख्यात अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। उसका जुनून और दीवानापन अब गायब हो गया और उसने किसी को कॉल किया। कुछ ही पलों में 2 गार्ड्स उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे और प्रख्यात उन्हें देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, एक पल के लिए भी उन्हें अकेला मत छोड़ना, परछाई की तरह साथ रहना जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते। कोई उन्हें कुछ कहता है तो आपको क्या करना है ये आप जानते ही है। दोनों गार्ड्स ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तुरंत श्रीनिका की सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चले गए। विहान उसके पास आया और चिंतित होकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। प्रख्यात ने अपनी तेज नजरों से उसकी तरफ देखा और अपनी दाढ़ी मसलते हुए रौब से बोला, अभी हम किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहते। विहान, सर बात किसी और की नहीं, आपके परिवार की है, उनकी इच्छाओं की है। परसों आपकी सगाई होने जा रही है काव्या से और कल आप एक अनजान लड़की से शादी करने जा रहे हो जो कैसी है इसकी आपको कोई खबर नहीं। विहान का इतना ही कहना था कि प्रख्यात ने गुस्से में आकर उसकी कॉलर पकड़ ली और बेहिसाब गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, खबरदार जो उनके बारे में कुछ भी गलत कहा तो हम भूल जाएंगे कि आप दोस्त हैं हमारे। वो कन्या कैसी है ये हमारे मन की आंखों ने देख लिया है और उसकी जिंदगी नरक बनी हुई है जो हमें गवारा नहीं। उन्हें हम इस नरक से बाहर निकाल कर रहेंगे और कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। प्रख्यात के जुनून और उग्रता को देखकर विहान दंग रह गया और एकटक उसे देखने लगा। तभी प्रख्यात को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विहान की कॉलर को छोड़ा और उसे ठीक करते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, जानबूझकर किसी को गड्ढे में गिरते नहीं देख सकते। ऐसा परिवार कैसे हो सकता है जो अपने घर की बेटी पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाए? नो, नेवर। हम उस कन्या को उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। विहान ने गहरी सांस ली और बोला, सर मैं जानता हूँ आप महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आज भी आपने जो फैसला लिया है सोच समझ कर ही लिया होगा और मैं आपके साथ हूँ। विहान की बात सुनकर प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपने मन में जुनून और शिद्दत से बोला, आज उस महिला के सम्मान से लड़ने से ज्यादा तो लग रहा था कि जैसे हम खुद के लिए लड़ रहे हैं, खुद के हक के लिए। अब जब आगे बढ़ ही गए हैं तो पीछे हटने वाले नहीं। वही विनोद और उसका परिवार अपने घर पहुंच गए। श्रीनिका बेचारी डरती हुई आगे बढ़ रही थी और जैसे ही घर के अंदर आने लगी तभी सौम्या जोर से चिल्लाते हुए बोली,
तुम घटिया और गिरी हुई लड़की, हिम्मत कैसे हो रही है अपना मुंह उठाकर हमारे घर आने की? चुपचाप बाहर ही पड़ी रहो वरना। सौम्या की आवाज सुनकर श्रीनिका डर से सहम गई और वही घर के दरवाजे पर सिर झुकाकर खड़ी आंसू बहाती रही। सोनल भी उसे नफरत से देख रही थी। तभी विनोद सोफे पर बैठते हुए बोला, अरे तुम दोनों माँ बेटी ये सब मत करो, वरना वो संग की आशिक पहुंच जाएगा इस नालायक को बचाने के लिए और हमारे ऊपर चिल्लाने के लिए। सौम्या गुस्से से बोली, पापा आप इस घटिया लड़की की शादी उससे क्यों करवा रहे हैं? ये तो लायक भी नहीं है उसके, इसे तो रोमांच के साथ भेज देना चाहिए था। सोनल, जी सौम्या की बात तो सही है, आपने ऐसा क्यों किया? विनोद ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, अरे बेवकूफो, समझने की कोशिश करो। हमें इस लड़की से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए और उस विराज की शादी हमारी सौम्या से होनी चाहिए, इसलिए इस लड़की को यहाँ से दूर भेजना ही होगा। अगर इसकी शादी इस रोमांच के साथ करवा देते तो ये दोनों यहीं पर रहते, फिर वो एमएलए का बेटा यहाँ आता, फिर तबाही मचाता, इस लड़की को उठाकर ले जाता, इससे शादी करता, सब कुछ गड़बड़ हो जाती। और हमारी बच्ची का क्या होता? हमारी सौम्या की खुशी का क्या होता? हमें तो सौम्या के बारे में सोचना है और एमएलए से सौम्या की शादी करवानी है, इसलिए इस घटिया लड़की को हमें यहाँ से भगाना होगा और इसके लिए वो होटल वाला लड़का एकदम बराबर है, उसके साथ भेज दो इसको, ताकि ये हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी, इसका बोझ हमें नहीं उठाना पड़ेगा। विनोद की बात सुनकर सोनल को एकदम सही लगा और वो अपनी बेटी को समझाते हुए बोली, सौम्या देख बेटा, इस लड़की की शादी किसी से भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस तुझसे मतलब है और तेरी शादी एमएलए के साथ होनी चाहिए ताकि तेरी जिंदगी सुधर जाए, तेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहे। तू जानती है ना वो कितने पैसे वाला है, और हमें क्या पता वो होटल वाला लड़का कितने पैसे वाला है, कितना गरीब है, क्या पता कोई नॉर्मल सा इंसान हुआ तो। और ऐसी लड़की के लिए तो वो होटल वाला लड़का एकदम बराबर है, भले ही दिखने में कितना भी अच्छा हो, कितना भी दमदार क्यों ना हो, लेकिन पैसे भी बहुत जरूरी होते हैं। तू सिर्फ अपने बारे में सोच, कल वो एमएलए आने वाला है और उसके आने से पहले हमें इस लड़की की शादी उस लड़के से करवानी होगी ताकि ये हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए, फिर उस एमएलए के साथ हम तेरी शादी करवा देंगे। अपने माता पिता की बात सुनकर सौम्या धीरे धीरे समझ रही थी कि वो दोनों सही कह रहे हैं। वो भी चुपचाप अपने पिता के पास जाकर बैठ गई और गुस्से से और नफरत से दरवाजे पर खड़ी श्रीनिका को देखने लगी। बेचारी श्रीनिका सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी थी और उन लोगों की घटिया बातें सुनकर दुखी हो रही थी। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज आई, मैडम अंदर जाकर आराम कीजिए, बाहर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं आपको। ये सुनकर श्रीनिका ने नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स खड़े थे जो आदर से उसे देख रहे थे। श्रीनिका उदासी से बोली, मैं अंदर नहीं जा सकती, उन्होंने मना किया है। गार्ड, ऐसे कैसे मना कर दिया? इनकी औकात ही क्या है जो हमारी मैडम को अंदर नहीं आने देंगे? आप आराम से आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। ये सुनकर श्रीनिका भावुक होने लगी क्योंकि उसके लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज ये दोनों उसके साथ हैं। श्री ने अपने आंसू पोंछ दिए और हिम्मत करते हुए घर के अंदर कदम रखने लगी। तभी सोनल चिल्लाते हुए बोली, ए गंदी लड़की, हिम्मत मत करना हमारे घर के अंदर आने की, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। सोनल ने इतना कहा ही था कि तभी वो 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स घर के अंदर आ गए और उनमें से एक अपनी दमदार आवाज में बोला, और जो मैंने तुम्हारे हाथ तोड़ दिए तो? उन खतरनाक और मुस्टंडे 2 आदमियों को देखकर विनोद, सोनल और सौम्या डर के मारे पीछे हटने लगे। इतने भयंकर बॉडीगार्ड्स उनके सामने खड़े थे और गुस्से से उन तीनों को देख रहे थे। उनकी धमकी सुनकर सोनल ने तुरंत हाथ जोड़ दिए और बोली, आप कौन है और इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? सोनल की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड श्रीनिका की तरफ इशारे करते हुए गुस्से से बोला, ये हमारी मैडम है और मैडम अब आराम करेंगी, कल इनकी शादी है और अगर कोई इनके बीच में आया तो हम सिर्फ उनके हाथ नहीं बल्कि उनके पूरे शरीर को तोड़ देंगे और ऐसा तोड़ेंगे कि वो इस जन्म में तो चलने लायक नहीं रहेगा। गार्ड्स की बात सुनकर सबके सब डर गए और श्री भी उन दोनों को हैरानी से देखने लगी। तभी एक गार्ड बड़े आदर और सौम्यता से बोला, आइए मैडम। श्रीनिका धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी और उसके इर्द गिर्द वो दोनों गार्ड्स चलने लगे। विनोद, सोनल और सौम्या एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए और नफरत से श्रीनिका को देखने लगे। श्रीनिका सीधा घर के छत पर बने उस छोटे से कमरे में आ गई और रूम के दरवाजे के इर्द गिर्द वो दोनों गार्ड्स उसकी रखवाली करने के लिए खड़े हो गए। श्रीनिका ने अपने रूम में जमीन पर बिछे बिस्तर पर जाकर सिकुड़ कर बैठ गई, घुटनों में मुंह घुसाकर सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने माता पिता को याद करने लगी। वहीं बाहर खड़े एक गार्ड का फोन बजने लगा। उसने देखा स्क्रीन पर राणावत सर का नाम शो हो रहा है। उसने तुरंत कॉल अटेंड किया तो सामने से राणावत जी अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोले, हाउ इज शी? गार्ड, शी इज फाइन सर, अभी अपने कमरे में है, हालांकि अभी भी रो रही है। ये सुनकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेताबी से बोला, हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, आई वांट टू सी हर। इतना कहकर राणावत जी ने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया, जिसे अटेंड करके गार्ड्स धीमे कदमों से रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने दरवाजे पर पहुंचकर देखा सामने जमीन पर श्रीनिका सिर झुकाकर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। गार्ड ने श्री की तरफ मोबाइल कर दिया और तभी प्रख्यात ने अपनी जुनूनी और बेताब नजरों से उस मोहिनी की तरफ देखा तो उसकी तकलीफ देखकर वो खुद तड़प उठा, तेज तेज सांसें लेने लगा और अपनी भारी मर्दाना आवाज में शिद्दत से बोला, हमें रोने वाले लोग पसंद नहीं है। ये आवाज सुनते ही श्रीनिका झेप गई और उसने तुरंत नजरें उठाकर देखा तो दरवाजे पर गार्ड्स नजरें झुकाकर खड़े थे और उन्होंने मोबाइल श्री की तरफ किया हुआ था। ये देखकर श्री खुद से सिमटने लगी, पीछे हटने लगी और एक टक मोबाइल को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ राणावत जी उस मोहिनी की खूबसूरत और दर्द भरी निगाहों को शिद्दत से देखे जा रहे थे, लेकिन उसके सामने नहीं आ रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और भारी आवाज में बोले, रोने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने से सब कुछ मिलता है। सो जाइए, कल से रोना नहीं है आपको।
ये आकर्षक, मर्दाना और अपनत्व से परिपूर्ण आवाज सुनकर श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। वो समझ गई कि मोबाइल पर मिस्टर रानावत जी ही है, उसे देख रहे हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पा रही है। श्रीनिका ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और अपने आंसू पोंछने लगी। ये देखकर प्रख्यात ने एक नजर गौर से और जुनून से उस कन्या को घूरा और फिर कॉल कट कर दिया। वो गार्ड रूम से बाहर जाकर खड़ा हो गया और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही श्रीनिका ने अपनी नजरें उठाकर देखा और गहरी सांस लेकर बोली, मैं नहीं जानती कल मेरे साथ क्या होने वाला है और अब मेरी जिंदगी मुझे किस तरफ ले जाने वाली है, लेकिन मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। इतना कहकर वो दुखी लड़की अपने बिस्तर पर सिकुड़ कर लेट गई और पूरी रात बस उस अजनबी के बारे में सोचने लगी और उसकी भयंकर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। श्री को डर भी लग रहा था ऐसे जुनूनी और खतरनाक इंसान से, लेकिन इतना भी साफ हो गया था कि वो इंसान दिल का बुरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात अपना एक हाथ कमर पर रखकर और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपने रूम में बेचैनी और बेताबी से इधर उधर टहल रहा था। आज की रात वो सोने वाला नहीं था, उसे चैन नहीं मिल रहा था। बार बार श्रीनिका का मायूस चेहरा नजरों के सामने घूम रहा था। ऊपर से अपने परिवार वालों के बारे में भी वो सोच रहा है। कुल मिलाकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसे बस कल सुबह का इंतजार था जब वो फिर से उस कन्या से मिलेगा। पता नहीं उससे किस तरह का जुड़ाव हो गया है उसे, जो उसके बिना वो रह नहीं पा रहा। अगले दिन सुबह 4 बजे सोनल पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल आई। उबासी लेते हुए आगे बढ़ने लगी, तभी उसे हॉल में अपने सोफे पर राजा की तरह शान और गुरूर से बैठा हुआ मिस्टर प्रख्यात राणावत नजर आए और जिन्हें देखकर वो डर गई और तुरंत अपने कमरे में जाकर विनोद को भी अपने साथ लेकर बाहर आई। सुबह सुबह 4 बजे मिस्टर प्रख्यात राणावत को देखकर वो दोनों डरने लगे। तभी प्रख्यात गुरूर और रौब से अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, क्या हुआ, यमराज देख लिया क्या? विनोद घबराते हुए बोला, आप इतनी सुबह यहाँ? प्रख्यात ने गहरी सांस ली और विनोद को ऊपर से नीचे तक अपनी तेज और कुटिल निगाहों से घूरते हुए बोला, याददाश्त कमजोर है आपकी, भूल गए हम शादी करने आए हैं श्रीनिका से। ये सुनकर दोनों पति पत्नी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी प्रख्यात टांग पर टांग रखते हुए बोला, जाओ विहान, श्रीनिका से कह दो कि तैयार होकर आ जाए, हमें जल्दी ही मंदिर जाना है, फिर तुरंत दिल्ली के लिए निकलना है। विहान ने हाँ कहा और उन दोनों को घूरने लगा तो सोनल तुरंत बोली, उसका कमरा ऊपर है। विहान अपने हाथ में एक बैग लेकर तेजी से ऊपर की तरफ चला गया, जहां छत पर एक छोटे से कमरे के बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। विहान ने रूम का दरवाजा खटखटाया और कुछ ही देर में श्रीनिका ने रूम का दरवाजा खोला और अपने सामने विहान को देखकर थोड़ी घबराने लगी। तभी विहान बोला, घबराइए मत, मैं विहान शुक्ला हूँ, प्रख्यात सर का मैनेजर। एक्चुअली सर आ चुके हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही श्रीनिका का तन बदन सिहर उठा, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और घबराहट हद से ज्यादा बढ़ने लगी। उसे नहीं लगा था कि वो अजनबी आएगा उसे लेने के लिए। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर विहान बोला, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये बैग लीजिए और इनमें जो कपड़े हैं वो पहनकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, हमें जल्दी ही निकलना है। अब क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।